देखिए मेरा प्यारा बच्चा, हमारे सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है दैट इज बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो नाम से ही पता चलता है, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन और मेंटेन बनाने रखने के लिए कई तरीके के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। शुरू करते हैं बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल जो चैप्टर है उनमें से कुछ पोर्शन हटा दिया गया है। जैसे कि मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो जो पॉलीसेकेराइड थे, पॉलीसेकेराइड हटा दिए गए हैं, डाइसेकेराइड हटा दिए गए हैं, लेकिन उसको भी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाने की कोशिश की है। इसलिए कोशिश की है कि कभी भी तुम 12th के जस्ट बाद अगर कोई एग्जाम दोगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाए। मतलब ऐसा नहीं कि सिलेबस हटा दिया गया तो मैं उसको छोड़ दूं, आप इसको पढ़ लीजिए, रिवीजन के टाइम पे आप उसको मत तैयार करिएगा, बस इतना करिए, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा, जब हम शुरुआत करते हैं किससे, बायोमॉलिक्यूल से, तो वर्ड बायोमॉलिक्यूल कहता क्या है। जब हम बातें करते हैं मेरा प्यारा बच्चा बायोमॉलिक्यूल के बारे में, तो बायो का मतलब होता है लिविंग, मॉलिक्यूल का मतलब तो तुम जानते हो। बहुत तरीके के मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे नेचुरली पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हो कि बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ को सस्टेन बनाए रखने के लिए, लाइफ के ग्रोथ के लिए, मतलब जैसे मान के चलो कि जो सेल है, सेल की ग्रोथ के लिए या फिर सेल के मेंटेनेंस के लिए, मैं और भी कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं, उनके मेंटेनेंस के लिए, या फिर कई तरीके की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं, कई तरीके की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वन टू अदर जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए, जैसे आरएनए डीएनए, ये नाम सुना होगा, आपने सुना होगा आरएनए डीएनए जो होते हैं दे आर द रिस्पॉन्सिबल बायोमॉलिक्यूल, जो कि एक तरीके के करेक्टरिस्टिक्स को दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, इनका काम होता है एनर्जी को प्रोवाइड करना, एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग का काम करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो इनडायरेक्टली भाषा में कि ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसकी लाइफ सस्टेन करने के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए, एनर्जी स्टोरेज के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल होते हैं, उन रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल को ही हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज बायोमॉलिक्यूल। सिंपल है। अब इसकी जो नॉर्मल डिफिनेशन लिखी है उस डिफिनेशन पे आते हैं। क्या लिखा है कि दीज आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल वर्ड इसलिए लिखा गया है कि इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि ये सिंपल सिंपल छोटे छोटे होंगे। अरे तुम ऐसे समझो कि जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट भी होगा वो ग्लूकोज है और उसका जो मास होता है वो 180 होता है। मतलब ये जब हजारों लाखों ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं ऐसे बड़े बड़े वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसका मतलब बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं जनरली उनका जो मोलर मास होता है वो काफी बड़ा होता है और इसीलिए इनको हम एक नाम देते हैं, दैट इज मैक्रोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर और उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे एग्जांपल तुम देख लो, एग्जांपल में जैसे हम बात कर लें कि माना कार्बोहाइड्रेट जिनको हम लोग बोलते हैं सैकराइड्स, इसके अलावा प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गए, विटामिन हो गए, हार्मोन्स हो गए। हम जो लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल, वो केवल 3 बायोमॉलिक्यूल आपके सिलेबस में ही पढ़ाऊंगा तुम्हें सारे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, प्रोटीन के भी क्वेश्चन अच्छा खासा रेशियो है ये। प्रोटीन के बाद मेरा प्यारा बच्चा जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद अगला आ जाता है प्यारा बेटा दैट इज विटामिन मिनरल, ये तो नहीं है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा दूंगा। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए आरएनए, बाकी विटामिन ये हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये भी सिलेबस में था पहले लेकिन इस बार हर एक के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, इसका एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। फिलहाल बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 3 पार्ट मेन बड़े बड़े हैं, इनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिनमें से आज हम कार्बोहाइड्रेट को पूरा कवर अप करेंगे। ठीक है, बाकी से कंपेयर किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन थोड़ा समझने वाला है, मतलब बाकी थोड़े कम समझने वाले हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा ज्यादा समझने की जरूरत पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं पहले बायोमॉलिक्यूल से जिसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो आप लोगों को मालूम है, ये सुना भी होगा कि कार्बोहाइड्रेट हमारे सामने कई तरीके के हमारे लाइफ में ऐसे फूड आर्टिकल्स होते हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन होता है। कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट ये कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिफाइंड एज दोज बायोमॉलिक्यूल्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए शब्दों को जोड़िएंगे अब अपने आप डिफिनेशन आने लगी। सर ये ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है,
ऑप्टिकली एक्टिव हम उनको बोलते हैं जो लाइट को, पीपीएल लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट रोटेट कराते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर क्लास 11 में भी थोड़ा बहुत बताया गया था। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिनके पास कायरल कार्बन हो। सर कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन वो होते हैं जिस कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट हो। जैसे तुम यहां पर देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो दिस इज द कायरल कार्बन, इसके चारों तरफ चीजें डिफरेंट है। दिस इज द कायरल कार्बन, दिस इज द कायरल कार्बन, दिस इज द कायरल कार्बन, ये सबके सब कायरल कार्बन है। एक अच्छा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बताइए कि जो ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, उसमें कितने कायरल कार्बन होते हैं? तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें 5 कायरल कार्बन होते हैं। ये वाला कायरल नहीं है। क्यों नहीं कायरल है? क्योंकि इसमें देखो 2 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, 2 हाइड्रोजन, और दोनों सेम हो गए हैं। तो हम वहां पर टिक करते हैं कि भाई 5 जो है, 5 हमारे सामने कायरल कार्बन काउंट के तौर पर माने जाते हैं। और जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या किसी भी कंपाउंड में अगर कायरल कार्बन है तो उसके ऑप्टिकली एक्टिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। सर ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लियोरोटेटरी, वो पीपीएल को या तो लेफ्ट रोटेट कराएगा या तो राइट रोटेट कराएगा। तो ये पहला शब्द क्यों यूज किया गया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। प्लस दूसरा, ये क्या होते हैं? ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। यहां पर पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड क्यों यूज किया गया, इसका मतलब समझो। पॉली का मतलब कई सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब OH। तो यहां पर कई सारे OH हैं, तुम देख रहे हो। देखो आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखो, ये एक सिंपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें कई सारे OH होते हैं, इसलिए कौन सा वर्ड हमने देखो यूज किया है? पॉलीहाइड्रोक्सी। इनके अंदर या तो एल्डिहाइड होगा, या तो इनके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, या तो इनके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे यहां पर कौन सा ग्रुप है? ग्लूकोज के अंदर कौन प्रेजेंट है? एल्डिहाइड। वहीं फ्रक्टोज में चले जाओगे तो कौन प्रेजेंट होगा? कीटोन। तो इसीलिए या तो इनके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है या तो कीटोन प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ इनकी एक खास बात है कि इनकी जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ ट्रीट कराया जाता है, तो ये अपने जैसे ही, माना ये एक बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है, तो ये अपने जैसे ही कई छोटे छोटे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक कर जाते हैं। ये अपने जैसे कई सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक कर जाते हैं। ये भी कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी है कि अगर उसकी हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो वो कई सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक कर जाता है। अब जितने वर्ड हमने यहां पर लिखे हैं सबको तुम ऐड कर लो। जैसे ऐड करोगे देखो कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन आ जाएगी। अब डिफिनेशन पढ़िए, मुझे नहीं लगता क्योंकि बहुत कठिन है कि समझ में नहीं आएगी। पढ़िए कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन क्या लिखा है। कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिफाइंड एज दोज बायोमॉलिक्यूल विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, जो प्रोड्यूस करते हैं सच यूनिट, अपने जैसे यूनिट, कब? ऑन हाइड्रोलिसिस। आप जोड़ के अपने आप डिफिनेशन बना ले जाओगे एग्जाम में, रटने की जरूरत नहीं। आप सिंपल इसी भाषा में बोलोगे कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिफाइंड एज दोज बायोमॉलिक्यूल which are optically active, polyhydroxy, aldehyde और कीटोन, आफ्टर द हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस द सेम टाइप ऑफ यूनिट, जो हाइड्रोलिसिस के बाद अपने तरह की ही यूनिट क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बायोमॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। उम्मीद करता हूं कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन तुम्हें समझ में आनी होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को हम जनरली सैकराइड्स कहते हैं, इनको हम सैकराइड्स कहते हैं क्योंकि अधिकतर कई सारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्वीट नेचर के होते हैं, इसलिए इनको हम लोग सैकराइड्स नाम देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्वीट नेचर के होंगे, लेकिन ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्वीट नेचर के होते हैं, इसीलिए उनको हम एक नाम भी देते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं सैकराइड के नाम से बोलते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिफाइंड एज दोज बायोमॉलिक्यूल विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, कई सारे OH हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस अपने जैसे ही सिंपल यूनिट में क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट का नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बाद फिर अगला आता है इसका क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखिए क्या होता है। जब मैं कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करता हूं तो कार्बोहाइड्रेट को कई हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे एक तो क्लासिफिकेशन है मेरा बच्चा कि हाइड्रोलिसिस के बाद कि वो कितनी यूनिट में ब्रेक करेंगे, उस बेसिस पे इसका नाम क्या जाता है। एक का नाम है मोनोसैकराइड्स, एक का नाम आ जाता है मोनोसैकराइड्स, द फर्स्ट वन। एक डिवीजन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसैकराइड्स। एक डिवीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स। इसके अलावा एक डिवीजन है जिसको हम लोग, मेरा प्यारा बच्चा, क्या बोलते हैं? पॉलीसैकराइड्स। बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कठिन नहीं है ये सब चैप्टर, ठीक है। तो डाइसैकराइड नहीं होता? बताता हूं बेटा, सारे बता देता हूं, ठीक है। अभी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा ना जब मैं बोलूंगा, होता क्यों नहीं। अब हमने आपसे ये बोला मेरा प्यारा बच्चा कि भाई मोनोसैकराइड क्या होते हैं। हम सिंपल सी भाषा में बोलेंगे कि मोनोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते, सुनिए, मोनोसैकराइड
ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट, वैसे भी अब तो पहला एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस है तो कोई प्रॉब्लम वाली नहीं बात है। दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आफ्टर हाइड्रोलिसिस, विच आफ्टर हाइड्रोलिसिस, विच आफ्टर हाइड्रोलिसिस डू नॉट ब्रेक, विच आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जिसकी हम अगर हाइड्रोलिसिस करें डू नॉट ब्रेक, वो ना ब्रेक हो सिंपल यूनिट में, डू नॉट ब्रेक इनटू द सिंपलर यूनिट, मतलब तो खुद में ही सबसे सिंपलर यूनिट हो, सिंपल यूनिट मतलब वो ब्रेक होने के बाद और ज्यादा सिंपल यूनिट में ना ब्रेक हो, जो खुद ही सबसे सिंपल हो, खुद ही सबसे छोटा सबसे स्मॉल हो, उसको जब तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वो क्या टूटेगा, वो नहीं टूटेगा। जैसे इसमें से कई सारे मोनोसेक्राइड होते हैं, जैसे हमने बात किया माना ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, जैसे हमने बात किया मेरा बच्चा फ्रक्टोज हो गया, जैसे हमने बात किया मेरा बच्चा ग्लैक्टोज हो गया, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब अगर हम यहाँ पर मोनोसेक्राइड की बात करें मेरा प्यारा बच्चा, तो मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको बोला क्या, हम कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, ये ऐसे बायोमॉलिक्यूल होते हैं जो जनरली करते क्या हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, उनके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन होता है। कार्बोहाइड्रेट तीन तरीके के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड वो होते हैं जिनकी अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो फर्दर नहीं ब्रेक होंगे, जो सबसे खुद ही सबसे स्मॉलेस्ट हो। जैसे ये तीन ले लो, तीन में सबसे स्मॉलेस्ट कौन कौन है, एक ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है। अगर ग्लूकोज को तुम हाइड्रोलिसिस कराओ तो वो फर्दर नहीं टूटेगा। लेकिन ओलिगोसेक्राइड किसको कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड समझने से पहले इस ओलिगो वर्ड पे आओ। ओलिगो का मतलब होता है 2 से 10 यूनिट, 2 to 10 यूनिट। एक्चुअली एक मार्केट होती है जिसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली। तुमने नाम सुना होगा मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब जिसका अधिकार केवल एक ही लोगों का हो। जैसे कि माना मैंने एग्जांपल बोला, मैंने कहा ट्रेन, ट्रेन गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ही केवल ट्रेन का निर्माण कर सकती है, वही बना सकती है। या फिर हमने कह दिया वेपन्स बनाना, वेपन्स केवल गवर्नमेंट ही बनाती है। अब ऐसा नहीं कि आप अपने घर में सीधे बनाए पड़े हो, बम ही बम तैयार कर रहे हो। हाँ, कुछ लोग तैयार करते हैं, वो अलग बात है, फिर वो जेल भी जाते हैं, लेकिन उसको बनाने का जो अधिकार है वो केवल गवर्नमेंट के पास है। दैट इज अंडर द मोनोपोली। व्हाट इज द ओलिगोपोली, ओलिगो का मतलब ही होता है 2 से 10, एक ऐसी मार्केट जिसपे कंट्रोल 2 से 10 लोग करें। जैसे मान के चलो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करो तो गूगल, अमेजन, फेसबुक, ये 2 से 10 यूनिट ऐसे हैं जो थोड़े इस तरीके के प्लेटफॉर्म को कवर करते हैं। मोबाइल इंडस्ट्री देख लो, मोबाइल इंडस्ट्री में 2 से 10 अलग अलग कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगी इंडस्ट्री। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन देख लीजिए, बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया। अब ये नहीं कि जिसका मन आए तो आज हम नहीं, अब अपना नेटवर्क शुरू कर देंगे, टावर अपने खड़ा कर दिए और हम अब हमारा नेटवर्क यूज करिएगा सब लोग, ऐसा नहीं होता है। ऐसी मार्केट जिसमें 2 से 10 लोग कंट्रोल करते हैं उसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली। तो ओलिगो का मतलब ही होता है 2 to 10। हम ओलिगो समझाने के लिए केवल ये वर्ड यहाँ पर, ये इमेज यहाँ पर पुट किए हैं। तो ओलिगो का मतलब जो 2 से 10 यूनिट में ब्रेक कर जाए। अब यहीं पे डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। ऐसे कार्बोहाइड्रेट, प्यारा बेटा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जब हाइड्रोलिसिस किया जाए, जब उनकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर वो 2 से लेके 10 यूनिट में ब्रेक करते हैं, उनको बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। अब ओलिगो के अंदर तुम डिवाइड कर सकते हो, जैसे जैसे हम यहाँ पर डाइसेक्राइड डिवाइड कर सकते हैं। डाई का मतलब 2 में टूटे तो डाइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड डिवाइड कर सकते हैं, 3 में टूटे तो ट्राइसेक्राइड। 2 से 10 के लिए हम सीधे कौन सा वर्ड यूज कर लेंगे, ओलिगोसेक्राइड। या इंडिविजुअल तुम बात करना चाहो तो ऐसे भी बात कर सकते हो। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे भी कि बताओ डाइसेक्राइड क्या होते हैं, भाई तो आइडिया लग गया कि डाइसेक्राइड जो होते हैं ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनकी जब हाइड्रोलिसिस किया जाए तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो अपने जैसे ही 2 यूनिट में ब्रेक कर जाते हैं, 2 सिंपल यूनिट में ब्रेक कर जाते हैं, उनको बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। जैसे मैं एक अच्छे डाइसेक्राइड का एग्जांपल देता हूं, सुनिए। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने सुक्रोज, C12H22O11, ठीक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सुक्रोज। ये एक अच्छा डाइसेक्राइड है। जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस किया जाता है ये टूट जाता है किसमें, C6H12O6 में, फिर किसमें टूट जाता है, C6H12O6 में। जो पहला वाला है उसका नाम है ग्लूकोज और जो दूसरा वाला है उसका नाम है फ्रक्टोज। सर दोनों के तो फॉर्मूले सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, ये आइसोमर है एक दूसरे के। कौन से आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर है। ये लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो एक लियो रोटेटरी है। तो इनको हम लोग बोलते हैं किस नाम से, डाइसेक्राइड। सुक्रोज को, सुक्रोज को डाइसेक्राइड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, हाइड्रोलिसिस का मतलब सर क्या, वाटर से रिएक्शन। जैसे ही हम सुक्रोज की वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो वो 2 सिंपल ग्लूकोज या फ्रक्टोज में टूट जाएगा, 2 डाइसेक्राइड में, जो डाइसेक्राइड है वो 2 मोनोसेक्राइड में टूट जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। और जो 2 से 10 में टूटे वो डायरेक्टली ओलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में आ जाता है। द नाउ नेक्स्ट वन,
पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब ही होता है मैनी, कई सारे। पॉलीसेकेराइड में कौन आ जाते हैं बेटा, पॉलीसेकेराइड में एक्चुअली वो कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं जिनकी आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जिनको अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो हाइड्रोलिसिस कराने पर वो n नंबर ऑफ मतलब कई सारे, कोई फिक्स नहीं है, n नंबर ऑफ सिंपल मोनोसेकेराइड में ब्रेक कर जाएं, सिंपल मोनोसेकेराइड्स में क्या हो जाएं, ब्रेक कर जाएं, सिंपल सी भाषा में। बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड में, जैसे मैं बताऊं ग्लाइकोजन हो गया इसके एग्जांपल में, जैसे कि माना मैंने बात कर लिया सेलुलोज, जैसे हमने बात कर लिया स्टार्च, दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। बोलो बेटा, कोई डाउट पूछो। ठीक है सर गैलेक्टोज क्या देगा ब्रेक होने पर? बेटा, अभी समझोगे, अभी जैसे जैसे धीरे धीरे होगा। ग्लैक्टोज क्यों बेटा ब्रेक होगा, वही तो हमने बताया ना, वो तो मोनोसेकेराइड है, सबसे सिंपलेस्ट हिस्से में है, तो जब सबसे सिंपल है तो उसको जब ब्रेक करोगे तो कहां से वो टूटेगा, वो नहीं टूटेंगे ना। ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस करा लो, वो नहीं ब्रेक करेगा। फ्रक्टोज की हाइड्रोलिसिस कराओ तो ये भी नहीं ब्रेक करेगा। ग्लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कराओ तो ये भी ब्रेक नहीं करेगा। मतलब एक तरीके से जो मोनोसेकेराइड है वो कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपल बेसिक डिफिनेशन थी उसको 100% तो नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के डिफिनेशन में तुमने ये वर्ड यूज किया था कि हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उसको टूटना ही पड़ेगा। लेकिन मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट वाले हैं तो इनको छोड़ दो, कम से कम इन पे रहम खाओ। तो ये मोनोसेकेराइड जो होते हैं, मोनोसेकेराइड की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो फर्दर सिंपल यूनिट में नहीं टूटते हैं। बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सब क्या होते हैं, अपने जैसी सिंपल यूनिट में ब्रेक करते हैं। और कितनी यूनिट में ब्रेक करते हैं उस बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट का देखिए मैंने पहला डिवीजन किया, द फर्स्ट डिवीजन इज मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मोनोसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे फर्दर नहीं टूटेगा, ओलिगोसेकेराइड की जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे मतलब पानी से रिएक्ट कराएंगे तो वो 2 से 10 यूनिट में ब्रेक करेगा। अगर 2 में टूटता है तो डाइसेकेराइड में आ गया। अगर ज्यादा 10 से भी ज्यादा n नंबर ऑफ यूनिट में टूट जाए, सिंपल यूनिट में टूटे, ऐसा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आ जाएगा। पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल जैसे ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब उसके एग्जांपल में आ जाएंगे। अब जब ये कार्बोहाइड्रेट के सिंपल बातें समझ में आने लगी, एक थोड़ा सा आइडिया समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट सर ने बताया कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल होता है। कुछ भी ना समझ में आता हो तो इतना तो पता चल ही गया होगा कि बायोमॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को जीने के लिए रिस्पॉन्सिबल बायोमॉलिक्यूल होते हैं। कोई एनर्जी दे रहा है, कोई लाइफ को सस्टेन बना रख रहा है, कोई सेल और सेल की मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन बनाए रखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल है दैट आर बायोमॉलिक्यूल। उन बायोमॉलिक्यूल में जो एनर्जी देने का काम करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन मैंने बताई, ऐसे बायोमॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद अपनी जैसी यूनिट में ब्रेक करते हैं। कितनी यूनिट में ब्रेक करेंगे उस बेसिस पे 3 डिवीजन बता दिए, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। टूटे ही ना, ब्रेक ही ना करे हाइड्रोलिसिस के बाद तो मोनोसेकेराइड, 2 से 10 यूनिट में ब्रेक करे ओलिगोसेकेराइड, 10 से ज्यादा यूनिट में ब्रेक करे तो पॉलीसेकेराइड्स। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट वन। देखिए एक डिवीजन और है यहां पर, दैट इज हम एक डिवीजन और करते हैं, दैट इज रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये भी पूछा जाता है, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा प्यारा बेटा। द नेक्स्ट डिवीजन इज रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। किसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, किसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर एंड हियर इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, इसको समझाने से पहले, डिफिनेशन समझाने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा। मैंने आप में से कई सारे बच्चों को थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक पढ़ाई थी। उस ऑर्गेनिक में मैं अगर एक बात करूं, क्या बात करूं, कि माना मेरे सामने अल्कोहल है, एक बात थोड़ा ध्यान से देखिएगा, माना मेरे सामने अल्कोहल है, इसके अंदर मैं अल्कोहल हटा देता हूं भी, मैं यहां पर दूसरा ग्रुप डाल देता हूं। जैसे हमने एक ग्रुप डाल दिया यहां पर, दैट इज एसिड, एसिड का एल्डिहाइड डाल देता हूं, एल्डिहाइड। अब इसके अंदर मैंने कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छे भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, केमनोफोर K2Cr2 जैसे, लेकिन इसमें कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हमने एक नाम दिया टॉलेंस रीजन। टॉलेंस रीजन जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं, एवरेज। और दूसरा जो है, दूसरा हमने एक एग्जांपल दे दिया, जैसे हमने दे दिया फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। ये क्या करेंगे, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, किसमें ऑक्सीडाइज करेंगे, एसिड में। पहले शब्द को सुनिएगा, डिफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर शब्द सुन लोगे तो डिफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। जैसे आपका शब्द क्लियर होगा तो डिफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी, ये बात समझ के चलिएगा। मैंने क्या कहा,
मैंने कहा कि अगर तुम्हारे सामने एल्डिहाइड है, उस एल्डिहाइड के अंदर तुमने टॉलेंस रीजन या फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया, तो जैसे ही उसके अंदर टॉलेंस रीजन या फेलिंग सॉल्यूशन डालोगे तो ये एल्डिहाइड जो होगा, दिस एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज, ये एल्डिहाइड जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दिस एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज इनटू द एसिड। अब यहां मैं वर्ड कौन यूज करने जा रहा हूं, मैं ऐसे बोलूंगा कि टॉलेंस रीजेंट ने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे बोलूंगा कि टॉलेंस या फेलिंग रीजेंट ने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया है। या उल्टा मैं बोल दूं कि जो एल्डिहाइड है, इसने एल्डिहाइड ने टॉलेंस रीजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को क्या किया है? रिड्यूस किया है। ये शब्द देखो समझ में आने चाहिए आपको बहुत अच्छे से, मैं कोई उल्टे शब्द नहीं बता रहा हूं, सिंपल शब्द हैं। मतलब या तो मैं ये बोलूं कि टॉलेंस रीजन फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, या तो मैं ये बोलूं कि एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस कर रहा है। उल्टी कहानी हो गई। इसी पैटर्न के बेसिस पे यहां पर डेफिनेशन बना हुआ है। ग्लूकोज के अंदर भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज के अंदर, ठीक। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जनरली एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड या कीटोन जो होंगे उनको टॉलेंस और फेलिंग क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। या फिर हम ऐसे बोले कि जो ये हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, फ्री ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, वो क्या कर सकते हैं? वो ऑक्सीडाइज कर, वो रिड्यूस कर सकते हैं टॉलेंस और फेलिंग रीजेंट को। तो शब्द थोड़ा क्लियर होना चाहिए, मैं रटवाना नहीं चाह रहा था। तो देखो डेफिनेशन यही लिखा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड जो रिड्यूस कर सकते हैं किसको? फेलिंग सॉल्यूशन को, टॉलेंस रीजन को, उनको कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूस कर सके रिड्यूसिंग शुगर, सिंपल। जो रिड्यूस कर सके रिड्यूसिंग शुगर। किसको रिड्यूस कर सके? टॉलेंस रीजन या फेलिंग सॉल्यूशन को। जो टॉलेंस रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके उनको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। यहां पर एक्चुअली में टॉलेंस और फेलिंग एक्चुअली में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं उन कार्बोहाइड्रेट को, लेकिन हम उल्टा बोलते हैं कि ऐसे शुगर्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस करने का काम करते हैं उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। इनके एग्जांपल याद कर लो। इनके एग्जांपल में जो मोनोसेक्राइड आते हैं, ऑल द मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड का मतलब जैसे हमने कह दिया माना ग्लूकोज, जैसे हमने कह दिया ग्लूकोज, ठीक है, ये हटा दो, माल्टोज हटा दो। जैसे हमने कह दिया ग्लूकोज, ग्लूकोज के अलावा हमने कह दिया लैक्टोज, ठीक, जैसे हमने कह दिया फ्रक्टोज, ये सब। तो एक एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में याद रहेगा कि सर ने बोला था कि रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं वो मोनोसेक्राइड होते हैं। अब मोनोसेक्राइड के एग्जांपल तुमको याद हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आगे चल के आएगा कि पहचानो इनमें से कौन रिड्यूसिंग शुगर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखोगे जो भी मोनोसेक्राइड आएगा वो सीधे रिड्यूसिंग पे टिक कर दोगे। कौन नॉन रिड्यूसिंग है? तो जितने भी मोनो नहीं होते हैं, मतलब डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, वो ओलिगोसेक्राइड, वो सब नॉन रिड्यूसिंग में आ जाएंगे। अब नॉन रिड्यूसिंग की डेफिनेशन भी वही हो जाएगी, क्या? कि ऐसे जो रिड्यूस ना करें, विच डू नॉट रिड्यूस फेलिंग एंड टॉलेंस रीजन, जो टॉलेंस और फेलिंग रीजन को रिड्यूस ना करें उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और क्यों रिड्यूस नहीं करेंगे? क्योंकि उनके अंदर फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप कोई रिड्यूस या नहीं रिड्यूस करता है, बस। तो जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस कर दे उनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और जो रिड्यूस ना करें उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। बात खत्म। तो ये दूसरा डिवीजन है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो जो टॉलेंस फेलिंग को रिड्यूस करते हैं, नॉन रिड्यूसिंग वो जो रिड्यूस ना कर पाए। अब अगली हेडिंग देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैं इसका जो पीडीएफ है आपको कन्वर्ट करके भेजने की कोशिश करूंगा, ठीक, इसलिए परेशान ना होइए, ठीक। सेव कर दूंगा, मैं इसको भेज दूंगा, ठीक, ध्यान दीजिए। अब मैंने प्यारा बच्चा, मैंने क्या बात बोली? हमने बोला इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस क्या होती है? बहुत सारे मैंने ऐसे ही बता दिए थे, बहुत सारे एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल का काम करते हैं। जैसे स्टार्च जो है वो प्लांट में एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में होता है। कुछ एनर्जी तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, कुछ एनर्जी डायरेक्ट यूज करने का जैसे ग्लूकोज की फॉर्म में हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, और कुछ जो होता है वो स्टोर हो जाती है एनर्जी, स्टार्च की फॉर्म में प्लांट के अंदर, ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल के अंदर। इसके अलावा जो ग्लूकोज होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये डीएनए आरएनए के फॉर्मेशन में भी रोल निभाते हैं। जैसे आरएनए डीएनए जो होता है उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है डी राइबोज, 2 डीऑक्सी डी राइबोज, ये इनका फुल फॉर्म ही होता था। तो इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब मैं अभी डीएनए आरएनए पढ़ाऊंगा तो स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगला देखो, सेलुलोज, ये स्ट्रक्चरल मटेरियल है। स्ट्रक्चरल मटेरियल का मतलब सेल वॉल की ग्रोथ के लिए भी थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं।
ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कई सारी इंडस्ट्री में, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, मतलब कई सारे। जैसे मैं तुमको एक नॉर्मल बोलूँ, अच्छा जैसे तुमको मैं क्या बोलूँ, तुमको मैं बोलूँ जैसे हम वो नहीं बना रहे थे इथेनॉल ग्रेप शुगर में, तो इथेनॉल में हम ग्लूकोज लेते थे, ग्लूकोज फिर वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में पहले तोड़ते थे इन्वर्टेड जाइमेज का यूज करके, फिर जाइमेज डाल देते थे, फिर वो इथेनॉल में ब्रेक हो जाता था। तो मतलब ये कई सारी इंडस्ट्री में भी रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो दिस इज द सम बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो थ्योरेटिकल पार्ट था। नाउ अब इसके स्ट्रक्चरल पार्ट पे आते हैं, जिस पर तुम्हें बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस स्ट्रक्चरल पार्ट पे आने से पहले इनकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। जब मैं ग्लूकोज की प्रिपरेशन की बात करता हूं, तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन के दो तरीके हैं। देखिए दोनों तरीकों पे ध्यान दीजिए। प्रिपरेशन नंबर 1, मेथड नंबर 1, पहला जो है दैट इज फ्रॉम सुक्रोज। हम सुक्रोज से मेरा प्यारा बच्चा ग्लूकोज बना सकते हैं। पहला, ये इक्वेशन में अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराओ तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो जाता है, टूट जाता है। दूसरा, फ्रॉम स्टार्च, सेकंड प्रिपरेशन जो है दैट इज फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, सरफेस लिख गया है, दैट इज फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च और सेलुलोज। अब सर स्टार्च का हम फॉर्मूला कैसे याद करें, ये इतना अजीब जैसा फॉर्मूला है। तुम ऐसे समझो, इसमें वाटर जोड़ते हैं तभी ग्लूकोज बनता है, तो तुम ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करो, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसमें से वाटर घटा दो, जैसे वाटर घटाओगे देखो क्या आ जाएगा, C6H10O5, ये इतना आ गया। यही तो है देखो फॉर्मूला किसका, स्टार्च का। बस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं आपस में। देखिए n जो लास्ट में लिखा है इसका मतलब जानते हो क्या, इस तरीके के बहुत मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं। अब जब तुमने हाइड्रोलिसिस कराया तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमको इतने ग्लूकोज मिल गए, और वही n आगे लिखा है। n पहले और बाद में लिखा होने का मतलब क्या है, n जो है वो बाद में लिखा होने का मतलब क्या है कि इतने जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं ये आपस में जुड़े हैं। इतने जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं ये आपस में क्या है, अटैच है, दे आर अटैच विद ईच अदर। ये n बाद में लिखा होने का मतलब है, और n आगे लिखा होने का मतलब क्या है कि ये देखो फिर अब ब्रेक हो गए हैं, ये मतलब होता है। अरे भाई रिएक्शन में भी तो ये मतलब होता है, A2 लिखा, A2 का मतलब जुड़े हैं 2A, और 2A का मतलब क्या होता है कि 2A अलग अलग है। तो वही है, ये फॉर्मूला हो गया किसका, स्टार्च का। अब ये स्टार्च का जो फॉर्मूला है, इसमें स्टार्च के जो मॉलिक्यूल हैं जैसे ही उनकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पर वो देखो ग्लूकोज में ब्रेक कर जा रहा है। तो ग्लूकोज यहां से भी प्रिपेयर हो रहा है, ग्लूकोज यहां से भी प्रिपेयर हो रहा है। तो दो प्रिपरेशन दिमाग में याद रखो कि भाई ग्लूकोज की प्रिपरेशन दो तरीके से। सुक्रोज वाली तो वैसे भी आसान है, ऑर्गेनिक में भी यूज होती है तुम्हारे, तो जब तो जाओगे वहां इथेनॉल वाले टॉपिक में तो सुक्रोज आएगा, सुक्रोज में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाएगा। स्टार्च से प्रिपेयर कराओगे तो उसमें भी हाइड्रोलिसिस कराने पे प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अब कहानी आती है मेरा बच्चा इसके स्ट्रक्चर की। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, सबसे पहले देखो एक CHO है, CHO के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिस इज द फर्स्ट कार्बन। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनिए, पहले स्ट्रक्चर जो ड्रॉ कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। इसके पास क्या होता है, पहला कार्बन, ये हो गया CHO वाला, दिस इज द सेकंड कार्बन, तो उस पर H लगा है, OH लगा है। थर्ड कार्बन पे OH लगा होता है, H लगा होता है। मैं एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल दूं, थर्ड कार्बन रिवर्स होता है, इसको याद रखिएगा। अभी पूरे चैप्टर में मैं बार बार ये बात रिपीट करूंगा, जो एक बार बोल दिया हूं याद रखना होगा कि जो ग्लूकोज होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, इनमें से थर्ड कार्बन उल्टा होता है, बात खत्म। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन उल्टा होता है। फोर्थ कार्बन पे क्या होता है, H होता है, OH होता है। फोर्थ कार्बन पे HOH होता है। फिफ्थ कार्बन पे भी क्या होता है, देखो बेटा H होता है, OH होता है। सिक्स कार्बन जो होता है दैट इज CH2OH, सिक्स कार्बन जो है वो CH2OH है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होता है। अब मैं तुमको एक बात बता दूं थोड़ा पीछे पेज पे जाके, वो बात क्या है मेरा प्यारा बच्चा, कि मैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उनको और भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। कौन कौन से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, एक में डिवाइड कर सकता हूं मेरा बच्चा एल्डोज, एक में डिवाइड कर सकता हूं एल्डोज, और एक में डिवाइड कर सकता हूं कीटोज। एल्डोज एंड कीटोज। अगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोज बोलते हैं, अगर इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोज बोलते हैं। फिर सुनिए, अगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे एल्डोज बोलते हैं, अगर उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे कीटोज बोलते हैं। एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोज, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोज, बात खत्म। आप सुनिए कितने प्रेजेंट है उस बेसिस पे, जैसे अगर माना
6 प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो हेक्सोज एल्डोज ऐसा करके बोलते हैं। 5 है तो ऐसे ऐसे बोलेंगे पेंटोज केटोज, मतलब इस तरीके से वर्ड यूज होता है। कितने कार्बन है उस बेसिस पे भी वर्ड यूज होता है, और अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोज, और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोज, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज एक हेक्सोज है। क्यों हेक्सोज है, क्योंकि उसके अंदर 6 कार्बन है, टोटल कार्बन काउंट करो तो 6 कार्बन है। ये बात बहुत अच्छा समझिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज में भी दो इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, एक को बोलते हैं डी ग्लूकोज और एक को हम लोग बोलते हैं एल ग्लूकोज। अच्छा चलिए, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज क्या होते हैं? दीज आर द ऑप्टिकल आइसोमर। ये एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, देखो इसीलिए तो मिरर बीच में रख दिया गया। अगर दोनों के बीच में मिरर रख दोगे तो ऐसा ही तो रिवर्स हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ टू, जिनमें से आपको डी ग्लूकोज ही यूज करना पड़ेगा हर जगह पे। पढ़ा तो मैं यहां पर दिया हूं, कोई पूछ लेकर एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ तो बना ले जाना, ऐसा ना हो कि बना ही ना पाओ। लेकिन यूज आपका डी ग्लूकोज ही होगा। डी के अंदर 2 होते हैं, अल्फा और बीटा, हम वही यूज करते रहेंगे पूरे कार्बोहाइड्रेट के अंदर। लेकिन डेक्स्ट्रो और लियो, अच्छा अब आपके मन में आएगा सर डी ग्लूकोज आपने बोला है तो डी डेक्स्ट्रो हो गया, एल लियो हो गया, सबसे पहली बात यही आती है। लेकिन नहीं, यही चीजों को नीचे लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि यहां पर प्लस और माइनस साइन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो डेक्स्ट्रो और लियो है, क्या है वो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लियो रोटेटरी है। लेकिन यहां पर नो रिलेशनशिप विद डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डी और एल के साथ कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। यहां डी और एल का मतलब ये नहीं होता है कि वो डेक्स्ट्रो या लियो है। तो सर डी और एल का क्या मतलब है? एक्चुअली ये जो डी और एल हैं वो 2 कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। एक डी ग्लाइसरल्डिहाइड था, मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं उसका, CHO, यहां पर स्ट्रक्चर बना नहीं लेकिन मैं बना दे रहा हूं। यहां पर एक बना होता है HOH और CH2OH, इसको हम बोलते हैं डी ग्लाइसरल्डिहाइड। ग्लाइसरल्डिहाइड के 2 फॉर्मेट होते हैं, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है डी ग्लाइसरल्डिहाइड, डी ग्लाइसरल्डिहाइड, ये वाइवा के लिए क्वेश्चन तैयार रखिएगा, पूछ लेते हैं वाइवा में कभी कभी। इसी का एक एल ग्लाइसरल्डिहाइड होता है। एल ग्लाइसरल्डिहाइड में ये OHH चेंज होता है। अगर तुम देखो तो जो ग्लूकोज के ये जो 2 फॉर्म हैं वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, और वहीं से इनका डी और एल नाम चुरा लिया गया। तो कई बार वाइवा में पूछते हैं, अच्छा बताओ बेटा क्या ये जो, लिख दे रहा हूं पहले बताता हूं, मन वैसे पूछेंगे ये जो क्या नाम है डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, या डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है। 80% बच्चे ये बोलते हैं हाँ सर डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन डी जो होता है दैट नॉट रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रो और लियो, वो यहां पर डी ग्लाइसरल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, एल ग्लाइसरल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं उसको, क्योंकि नीचे का स्ट्रक्चर देखो, अगर HOH CH2H नीचे का स्ट्रक्चर देखो मैच कर रहा है, ये इनको उनकी रिजेंबलेंस दिखाते हैं, वो उनके जैसा प्रेजेंटेशन देते हैं, इसलिए इनका नाम डी और एल पड़ गया। अदरवाइज हम डी के साथ साथ साइन रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसके साथ प्लस साइन है तो ये डेक्स्ट्रो हो गया, इसके साथ अगर माइनस साइन है तो लियो हो गया। तो प्लस और माइनस जो होता है वो डेक्स्ट्रो या लियो मतलब ऑप्टिकल आइसोमर को रिप्रेजेंट करता है, ना कि डी और एल। डी और एल के स्ट्रक्चर, ये तो जो नॉर्मल हमने बनाया दिस इज द नॉर्मल ग्लूकोज, ये जो नॉर्मल ग्लूकोज बनाया दिस इज द डी फॉर्म, डी ग्लूकोज, बस इतना याद रखो। एल ग्लूकोज कभी बनाना हो तो इसकी मिरर इमेज बना देना, जैसे इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो एल ग्लूकोज बन जाएगा। चलो ये यहां तक भी बातें क्लियर हो गई, कोई बहुत बड़ी बात कठिन हमने नहीं बता दी, ये बात तो शुरू से बताते आया हूं। पॉलीहाइड्रोक्सी होता है तो कई सारे OH होंगे, देखने को मिल गया तुम्हें। एल्डिहाइड या कीटोन एल्डिहाइडिक भी देखने को मिल गया। तो एक स्ट्रक्चर का एक आइडिया लगा कि ग्लूकोज का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसे पता किया गया होगा, हाउ वी विल फाइंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज? तो देखो यहां पर कई सारी रिएक्शंस हैं, मैं रिएक्शंस के बारे में थोड़ा मेंशन करता हूं। देखो प्यारा बेटा, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है, ये मान चलो बहुत ज्यादा चीज जरूरी है। जब मैं ग्लूकोज की रिएक्शन, दिस इज द ग्लूकोज, यहां पर थोड़ा मेंशन करो, दिस इज द ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज में ये थोड़ा सा छोटा कैसे हो गया, ये 4 OH जो बीच में लगे थे, देखो ये 4 OH, ये H, 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH, इनको एक साथ कंबाइन कर लिया गया। कंबाइन करके सीधे क्या लिख दिया गया, CHOH का होल 4, क्या लिख दिया, CHOH का होल 4 लिख दिया गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन में मैं इसको कई तरीके से रिएक्शन करा रहा हूं, कई तरीके से रिएक्शन करा रहा हूं। अब जब मैं कई तरीके से रिएक्शन करा रहा हूं तो हर रिएक्शन एक छोटी इंफॉर्मेशन देता है। वो क्या इंफॉर्मेशन देता है उसको भी मैं समझाता हूं। देखिए सबसे पहली रिएक्शन क्या है, सबसे पहली रिएक्शन है विद HI, इसे पहली रिएक्शन मानो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, मैं इसी पे लिख दे रहा हूं जिससे बाद में आपको हेल्प मिल जाए। HI जो होता है ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है।
ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, वो जितना भी एल्डिहाइडिक ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप जितना भी होगा सबको रिड्यूस कर देगा। ये याद रखना मेरी बात, अगर माना इसको भी रिड्यूस करने का है ना, नीचे वाले को ग्लूकोनिक को रिड्यूस करने का है तो उसको भी रिड्यूस कर देगा। HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब अगर तुमको याद हो पुरानी बातें मैं बता दूं यहाँ पर कि, चलो मैं बता देता हूँ, एक रूल बता देता हूँ। माना मेरे सामने दिस इज द अल्कोहल, इससे पहले क्या आते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक, इसके बाद क्या आते हैं एल्डिहाइड कीटोन, इसके बाद क्या आते थे एल्डिहाइड एंड कीटोन आते थे, ये रूल मैं बता चुका हूं वैसे। इसके बाद क्या आता है एसिड आता है। आपको बताया हूं कि जब इधर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। अगर हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड। ये रूल भी पता होना चाहिए। और कभी कभी कुछ स्टेप डायरेक्ट कूदे भी जा सकते हैं, डायरेक्ट हम अल्कोहल से एसिड में जा सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लें। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लें तो कूद भी सकते हैं एक स्टेप। दूसरा उल्टा, अगर हम एसिड को रिड्यूस करें तो एल्डिहाइड कीटोन आ जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करें अल्कोहल आ जाएगा, अल्कोहल को रिड्यूस करें तो हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। कभी कभी कुछ स्टेप कूदे जा सकते हैं, स्किप किया जा सकता है। जैसे एल्डिहाइड को डायरेक्ट इतना रिड्यूस कर दो कि वो हाइड्रोकार्बन पे पहुंच जाए, वो कहां पहुंच जाए सीधे हाइड्रोकार्बन पे पहुंच जाए। अल्कोहल भी हाइड्रोकार्बन पर जा ही रहा है, अल्कोहल तो रिड्यूस करने पे हाइड्रोकार्बन पे तो जा ही रहा है, प्लस हम अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लें तो एल्डिहाइड को भी डायरेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन में। तो ये एक नॉर्मल पैटर्न है, इधर इधर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन, इधर आते हैं तो रिडक्शन। ये तो नॉर्मल पता होना चाहिए। मैं कहूं अल्कोहल टू एल्डिहाइड कन्वर्ट करना है, मतलब बोलो सर ऑक्सीडेशन कर दीजिए। मैं कहूं एसिड से एल्केन में बनाना है, सर रिड्यूस कर दीजिए। वही तो काम किया गया। देखो जरा हमने क्या बोला यहाँ पे शब्द, हमने शब्द बोला कि भाई ये एक अच्छा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको भी वो एल्केन में रिड्यूस कर देगा। 4 कार्बन बीच में उनको भी देखो नॉर्मल रिड्यूस कर दिया, दिस लाइक दिस, और किनारे वाले को भी रिड्यूस कर दिया, और हमको मिला क्या एन हेक्सेन जो है वो मिल गया। तो पहले तो क्या बनता है वो याद करो, प्लस दिस रिएक्शन व्हाट रिप्रेजेंट, इसको याद करना तो बहुत जरूरी है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है। दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट, ये रिएक्शन जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है, ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ 6 स्टेट कार्बन चेन, प्रेजेंस ऑफ 6 स्ट्रेट कार्बन चेन, प्रेजेंस ऑफ 6 स्ट्रेट कार्बन चेन। मतलब वो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर 6 कार्बन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है। अगर स्ट्रेट लाइन में ना होते तो रिड्यूस होने के बाद ब्रांचिंग मिलता, कुछ ऐसे मिलता 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ऐसा कुछ मिल जाता, कुछ भी मिल जाता। सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, वो ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। दो चीजें बहुत ख्याल ध्यान देना पड़ेगा, रिएक्शन से बनता क्या है और प्लस वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं। क्या बनता है वो तो मैं याद करा दे रहा हूं क्योंकि वो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं तो याद हो जाएगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, रिएक्शन विद HCN। अब अगली रिएक्शन तुम देख रहे हो वो कौन सी है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड में थोड़ा यहाँ दूसरे पेज पे समझाता हूँ, यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए एक पेज में रखा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ साथ समझ में आ जाए। देखो जैसे कि माना अगर आप यहाँ पर ग्लूकोज ले लो, दिस इज द ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ऐसा ही तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया गया है, दिस इज द ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराई गई किसके साथ, HCN के साथ। वहां एक रिएक्शन अधूरी है, मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक। जैसे ही हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं मेरा प्यारा बच्चा, तो देखो ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अगर तुमने कभी एल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ी हो तो देखो ऐसे रिएक्शन होती है, HCN टूटेगा, कैसे टूटेगा, H+ में CN- में। सबसे पहले ये कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, जैसे ऊपर जाएंगे देखो क्या होगा, जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा O-, नीचे आ जाएगा प्लस, ठीक। अब ये क्या हुआ, CN- जो था वो यहाँ पर अटैक कर दिया और H+ जो था वो यहाँ चलाया, जिसके कारण ये ऊपर वाला जो ग्रुप था, ऊपर वाले में देखो क्या जाएगा, OH आ जाएगा और CN जुड़ जाएगा, बाकी जो 2 वैलेंसी थी वो थी। पहले इतनी चीज को समझो क्या हुआ है, जैसे रिएक्शन रटनी ना पड़े, हमने क्या किया, HCN से रिएक्ट कराया, CN ने नीचे अटैक किया, H ऊपर जाके जुड़ गया, रिएक्शन भी समझा दिया। तो उसके कारण होगा क्या, जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा मेरा बच्चा, एक तरफ OH आ जाएगा और एक तरफ क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम हो रहेगा, क्योंकि अटैक तो एल्डिहाइड वाले पोर्शन पर हुआ था। ये जो बना है इसको कहते क्या है, इसको हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रिन, इसको हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। इसको समझो जरा, रिएक्शन को बहुत समझने वाली बात है, मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि एक ही पेज एक्सप्लेनेशन के लिए रखा हूं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो ये साइनोहाइड्रिन बन गया। तो देखो रिएक्शन में बना भी तो वही है, मैं पिछले पेज पे और आ रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। देखो ये क्या बना है, देखो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, व्हाट द फॉर्मेशन इज हियर, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया, यहाँ पे रिएक्शन कराया
तो ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया। अच्छा, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? जैसे कि हमने हर एक रिएक्शन में बताया कि वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ, ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ये प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कार्बोनिल कार्बन का मतलब सी डबल बॉन्ड O, जो कि एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर होता है। ये अभी केवल कार्बोनिल को रिप्रेजेंट किया, ये नहीं रिप्रेजेंट किया कि वो एल्डिहाइड या कीटोन है। ग्लूकोज अब स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, पहले तो कोई किसी को ना किसी को तो कंपाउंड की फॉर्म में मिला होगा ना, वो कैसे जाने कि एल्डिहाइड या कीटोन है? तो वो रिएक्शन करा करा के अंदाजा लगा रहा है। उसने पहली रिएक्शन कराई HI के साथ, एनहेक्सेन मिल गया, उससे उसको पता चला कि यार ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन स्टेट में होते होंगे, ये उसने अंदाजा लगाया। फिर उसने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन साइनाइड से, तो हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करके वो साइनोहाइड्रिन बन गया। फिर साइनोहाइड्रिन कैसे बना? वो रिएक्शन साइनोहाइड्रिन की करा के देखा होगा, तो साइनोहाइड्रिन बन गया। इससे उसको पता चला कि यार उसके अंदर कार्बोनिल कार्बन भी जरूर होता होगा। एक और है जो कार्बोनिल कार्बन की प्रेजेंस को बताता है, मैं उसको भी बता देता हूं, दैट इज हाइड्रोक्सिल अमीन। देखो, अगर कोई भी कार्बोनिल कार्बन आ जाए, फिर मेरी बात ध्यान समझो, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, सी डबल बॉन्ड O, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन। मैंने क्या बोला कि कोई भी कार्बोनिल कार्बन आ जाए, अगर उसकी रिएक्शन अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव से कराई जाती है, अमोनिया इज दिस या अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब हटा के कुछ भी लगा दो, यहां कुछ भी लगा। अगर कार्बोनिल कार्बन की रिएक्शन किसी भी अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से कराते हैं, जैसे मैंने इससे कराया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। तो अगर हम कराएंगे तो एक ही रिएक्शन का तरीका होता है, वाटर निकल जाता है, वाटर इज एलिमिनेटेड, ये वाटर निकल जाएगा। जैसे वाटर निकलेगा डबल बॉन्ड वहीं रहेगा, NOH, और ये जो बनता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम ऑक्जाइन बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्जाइन कहते हैं। देखो जरा रिएक्शन ऐसी हुई कि नहीं हुई? रिएक्शन देखना जरा। दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, मैं एल्डिहाइड को थोड़ा ऐसे बना दे रहा हूं पूरा, बाकी तो CHOH ग्लूकोज में था ही, ग्लूकोज में था ही। यहां पर क्या लगा हुआ था? CH2। ये मेरा बच्चा देखो क्या था? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की रिएक्शन किसके साथ कराई गई? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। नियम क्या कहता है कि अगर किसी के अंदर भी कार्बोनिल कार्बन होगा तो कार्बोनिल कार्बन में वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ये इतना हटेगा, इतना हटने के बाद, इतना हटने के बाद डबल बॉन्ड नहीं हटता है, डबल बॉन्ड डू नॉट रिप्लेस, वो नहीं हटता है, और बस सीधे डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? NOH, और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोज का ऑक्साइड। बन गया रिएक्शन। तो रट के थोड़ी जानी, रिएक्शन कैसे हो रही है मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, इसलिए आपको इस बात को बहुत ख्याल रखना है, प्रैक्टिस आज ही करनी है, क्योंकि ये जो मैं डेली सुन रहा हूँ, सुनने में ये भी ऐड हो जाएगा, इसलिए ये कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास कि आप बताओगे नहीं। नेक्स्ट क्लास जो भी ऑफलाइन होगी उसमें पूछूंगा कि बताओ ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से कराएंगे तो बताओ क्या बनेगा? आप सीधे बोलोगे सर ऑक्साइन बनेगा, या तो ऑक्साइन बन जाएगा, नहीं तो तुम बन जाओगे कुछ ना कुछ। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये कैसे बना है मैंने ये भी चीज मेंशन की है। अब अगले यहाँ पर देखना, तो देखो यहाँ पर क्या बना है, ये रिएक्शन यहाँ पर मेंशन की गई है, मैं मेंशन कर भी रहा हूँ, सुनिए। द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड दिस, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। जैसे ही हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बन क्या जाता है? ऑक्साइम बन जाता है, ग्लूकोज ऑक्साइम। अभी मैंने बताया कैसे बना होगा, CHNOH कैसे बना होगा, ये भी मैंने समझाया, वाटर मॉलिक्यूल निकल करके। ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ये भी मेरा बच्चा कार्बोनिल कार्बन जो होता है उसी कार्बोनिल कार्बन की प्रेजेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। चलो यहां तक हो गई। तो रिएक्शन आपके सामने है, 1 2 3, 3 रिएक्शन हो गई, जिनमें से पहली रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करती थी? प्रेजेंस ऑफ 6 स्टेट कार्बन। बाकी जो 2 रिएक्शन थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन मतलब एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट वन। अब चलो नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट वन पे मेरा प्यारा बच्चा, देखो अगली कहानी क्या कहता है। अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? मैंने इसकी रिएक्शन कराई मेरा प्यारा बच्चा Br2 वाटर के साथ, Br2 वाटर के साथ। अब Br2 वाटर के बारे में सर क्या हमें तैयार करना है? Br2 वाटर के बारे में बात सुनना। Br2 वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ठीक काम चलाओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काम चलाओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बारे में याद रखना, कैन ऑक्सीडाइज, कैन ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज कर देगा किसको? एल्डिहाइड को, बट नॉट एल्कोहल। ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन एल्कोहल को नहीं करेगा। अब तुम खुद देखो जरा बच्चा, यहाँ एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट।
हमने बताया था रूल, अल्कोहल, फिर हमने बताया था एल्डिहाइड कीटोन, फिर हमने बताया था एसिड। अब तुम खुद देखो, तो एल्डिहाइड कीटोन को एसिड में कन्वर्ट करना आसान है क्योंकि एक ही स्टेप है। अल्कोहल को थोड़ा सा कठिन है। तो अल्कोहल को अगर तुम एसिड में ऑक्सीडाइज करना चाहते हो तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। और जो तुम अभी Br2 वाटर यूज कर रहे हो ये केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिड में। तो अब क्या, कौन सी बड़ी बात है, ये ग्लूकोज था, देखो यहाँ पर ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बना था। तो अब ग्लूकोज के अंदर जैसे ही Br2 वाटर डालोगे तो Br2 वाटर कोई किसी भी OH को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, नहीं कर ही नहीं पाएगा अल्कोहल को ऑक्सीडाइज, केवल जो एल्डिहाइड है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिड में। तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा, COH, एसिड आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम वैसा ही रहेगा, बाकी जो है बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा। तो रिएक्शन केवल डरावनी लगती है एक्चुअल में बहुत आसान। तो देखो वही बना है कि नहीं बना, चेक करो यहाँ पर जल्दी से चेक करिए। अभी मैं पूछूंगा, जैसे नेक्स्ट पेज पे आऊंगा कि क्या बनता था। अब यहाँ पर तुमने चेक किया, कहाँ चेक किया मेरा बच्चा, ये Br2 वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग डाला तो ये CHO को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, CHO को किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया, COH में, लेकिन बाकियों को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो जो बना दैट इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मेरा बच्चा प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। सर आप कहो सर इसमें एल्डिहाइड की प्रेजेंस कैसे बताता है, क्योंकि ये अल्कोहल को बट नॉट अल्कोहल एंड कीटोन, और कीटोन को भी नहीं ऑक्सीडाइज कर सकता है। कीटोन का तो ऑक्सीडेशन और कठिन है, जब चैप्टर में आऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा। कीटोन का तो अल्कोहल से भी कठिन है ऑक्सीडेशन, तो कीटोन को तो कर ही नहीं पाएगा। और तुमने पहले ही प्रूफ कर लिया था कि कार्बोनिल जो है, कार्बोनिल कार्बन जो है वो है, अब कार्बोनिल में दो ऑप्शन आ गए थे, एल्डिहाइड या कीटोन, और फिर तुमने इससे कराया तो ऊपर वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज भी हो गया, जिससे प्रूफ हो गया कि एल्डिहाइड ही है, कीटोन नहीं है। इससे एल्डिहाइड की प्रेजेंस प्रूफ हो गई, द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड इज प्रूव्ड। तो अगर कोई पूछे कि Br2 वाटर वाली रिएक्शन क्या प्रूव करता है, तो बोलोगे Br2 वाटर वाली जो रिएक्शन होता है ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल कार्बन जो है वो एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो ये प्रूफ हो गया। नाउ कम ऑन द लास्ट रिएक्शन, लास्ट टू रिएक्शन। अगली रिएक्शन पे आप फोकस करिए, ध्यान सुनिए। द नेक्स्ट रिएक्शन इज, अब मेरे सामने अगली एक रिएक्शन दैट इज HNO3। देखो यहाँ पर एक रिएक्शन है HNO3 के साथ। HNO3 में क्या याद रखना है, HNO3 में याद रखना है कि वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब आपको ये याद रखना है कि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन, HNO3। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वही, वो नहीं गुड था तो इसका भी अच्छा है, तो क्या करेगा, वो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, और जो प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब ये नहीं, इतने भी अच्छे नहीं है कि सेकेंडरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर दें, अच्छे हैं लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करने भर के नहीं है। मतलब यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, दे आर गुड, गुड का मतलब कैन ऑक्सीडाइज, गुड का मतलब ये क्या कर सकते हैं, कैन ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड तो कर ही लेंगे वो आसान काम है, एंड प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर लेंगे। और एल्डिहाइड के अंदर जो बीच वाले अल्कोहल होते हैं, ये ग्लूकोज के अंदर देखो, ये अल्कोहल जो है ये सेकेंडरी है, बीच वाले जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी 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 सेकेंडरी, और एक अल्कोहल जो होता है वो प्राइमरी है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछ ले कि हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज, एक प्राइमरी अल्कोहल होता है, तो ये सब भी याद रहना चाहिए। तो वो प्राइमरी अल्कोहल को तो कर देगा, मतलब इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में, ऊपर को भी ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में, तो देखो एसिड एसिड में ऑक्सीडाइज कर दिया दोनों हिस्सों को, तो बना क्या दिया, सैक्रिक एसिड। क्या बना दिया, सैक्रिक एसिड जो है, इट फॉर्म द सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड प्रिपेयर हो गया। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तभी ऑक्सीडाइज हो पाएगा, अगर सेकेंडरी होते सारे के सारे ऑक्सीडाइज ही ना होते। तो ये प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहल, एक अल्कोहल जो है वो प्राइमरी है, इसको रिप्रेजेंट करता है। ये तो पता चल गया था कि 5 अल्कोहल हैं, कैसे अभी मैं बताता हूं, लेकिन उन पांचों में से एक अल्कोहल जो है वो प्राइमरी है, ये भी प्रूफ हो गया कि एक अल्कोहल जो है वो प्राइमरी है। एक रिएक्शन बच गई एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ, नीचे वाली रिएक्शन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं समझाने जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। मैं इस पेज को मिटाता हूं, ध्यान से सुनिए फिर से। अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैंने स्ट्रक्चर बनाया किसका, ग्लूकोज का, CHO, यहां पर हमने बना दिया CHOH का होल 4, 4 OH लगे होते हैं जो सेकेंडरी होते हैं ग्लूकोज के अंदर, और एक ये होता है ग्लूकोज के अंदर। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, पेंटा एसीटेट के साथ। अब एसीटेट ग्रुप लाने के बहुत तरीके हैं, जैसे वो एनहाइड्राइड डाल दो तो CH3CO का होल ट्वाइज O, एनहाइड्राइड डाल के हीट कर दिया, इसका नाम क्या है, एस्टिक एनहाइड्राइड। हमने रिएक्शन किसके साथ कराई है, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ। लेकिन रिएक्शन कराने से पहले मैं एक बात तुमको बता दूं, जरा आप रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझिए।
कोई भी एल्कोहल हो प्यारा बेटा, सुन जरा, कोई भी एल्कोहल हो, अगर उसके अंदर एसिटाइल ग्रुप वाला कोई चीज डाल दूं मैं, एसिटाइल ग्रुप एनहाइड्राइड से आता है, एसिड क्लोराइड से आता है, तो रिएक्शन का तरीका क्या होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, जो ये RCO ग्रुप होता है, फिर सुनो, द RCO ग्रुप ये क्या करता है, ये रिप्लेस करता है, किसको रिप्लेस करता है, H ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के H को क्या करता है, रिप्लेस करता है, यहां से H हटेगा और H हट के उसकी जगह पर क्या जाएगा, COCH3। COCH3 ऐसे ना लिख करके मैं ओपन करके भी लिख सकता हूं, कैसे, ROC डबल बॉन्ड OCH3 लाइक दिस। ये रिएक्शन का फॉर्मेट है और यही रिएक्शन होगी भी इसमें, देखो कैसे रिएक्शन होगी, ये आ गया CHO, बीच में यहां पर आ गया CHO, H हटा, देखो H हटेगा, H हट के इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3 और पूरे का होल 4, और नीचे वाले में भी वही आया, नीचे वाले में भी H हटा, लास्ट वाला ये H हटा और H हट के यहाँ पर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OCH3। कितने एसिटेट ग्रुप आए हैं, जो ये बीच में आए हैं ना, इनको हम बोलते क्या है, एसिटेट ग्रुप, एसिटेट एसिटेट, 5 टोटल 5 एसिटेट आए हैं, इसको हम इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं, पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज, इसको हम नाम क्या दे देते हैं, पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज। मैं हर रिएक्शन रटवा नहीं रहा हूं, मैं पूरा सिखा रहा हूं एक एक रिएक्शन, इसलिए आप ये कहोगे नहीं सर याद नहीं हुआ तो फिर मार खाओगे, तो इसलिए मेरा पहला अच्छा आपको चीजें याद होनी चाहिए प्रॉपर वे में, ठीक है। मैंने कहा कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड डालने पे जो एसिटाइल ग्रुप होते हैं, एसिटाइल ग्रुप एल्कोहल के H को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस कर दिया, 5 ये आ गए COCH3। अब रिएक्शन देखना जरा, ये आए हैं कि नहीं आए 5, चेक करो रिएक्शन में। तो रिएक्शन में आपने जब रिएक्शन देखा है तो आपको खुद ही आइडिया लग गया कि यहाँ पर देखो 5 OH आए हैं, एक एसिटाइल ग्रुप, ये 4 ये और एक ये, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बन गया। व्हाट दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट, ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ 5 OH, 5 OH रिप्रेजेंट करता है कि भैया जो ग्लूकोज होता है इसके अंदर 5 OH ग्रुप होते हैं, 5 OH ग्रुप। इतनी रिएक्शन है आपको सिलेबस में। ISC में एक्चुअली रेफरेंस में कुछ थोड़ी एक दो ज्यादा मिल जाती है रिएक्शन, लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव में प्रो से बात करूं, कंपटीशन प्रो से, तो कंपटीशन में भी खासकर NCERT पैटर्न को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इसलिए आपको ये जो मेन रिएक्शन इतनी याद करनी पड़ेंगी। 6 रिएक्शन, हर 6 रिएक्शन में से कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे समझाई है। हर 6 रिएक्शन में कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के अंदर 6 के 6 कार्बन जो स्ट्रेट लाइन में है। अब मैं इसको एक बार रिवाइज कराता हूं, ठीक है, ध्यान दो जरा, हमको बताइएगा सभी लोग। हमने यहां पर बना दिया CHO, यहां बना दिया हमने CHOH का होल 4, यहां पर हमने बना दिया CH2OH, ठीक। रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, बताओ इसकी रिएक्शन अगर हम HI के साथ कराएंगे क्या बनेगा, एक लोग कोई किसी को याद हो, याद नहीं किए, NHN कार्बन चेन। ठीक है सूरज, N-हेक्सेन जो होगा वो N-हेक्सेन बन जाएगा। अभी का बताओ ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट, So presence of 6 straight carbon chain. वेरी गुड, प्रेजेंस ऑफ 6 स्ट्रेट कार्बन चेन, ठीक है। दूसरी रिएक्शन, अगर इसकी रिएक्शन हमने करा दिया माना Br2 वाटर के साथ, किसी को याद है, नहीं याद है तो परेशान वाली बात नहीं, खाली बस चेक कर रहा हूँ किसको किसको याद हो गया, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड, हाँ ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, बिल्कुल सही था। ग्लूकोनिक एसिड का मतलब क्या है कि नीचे वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सॉरी ऊपर वाला, ये ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, बाकी सबको ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाए, जब नहीं कर पाएगा तो बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ये स्ट्रक्चर भी याद होगा ग्लूकोनिक एसिड क्या है, सॉरी नीचे वाला नहीं होगा ऑक्सीडाइज, CH2OH रहेगा, तो स्ट्रक्चर भी याद होगा कि ग्लूकोनिक एसिड का क्या होता है कि ऊपर वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है खाली उसको ऑक्सीडाइज करिए, तो ये ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर भी है, ठीक। अगला नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर एक रिएक्शन पूछूं कि मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, पहले हमने बात कराई, अच्छा Br2 वाटर क्या रिप्रेजेंट करता है, एनीवन, व्हाट इज द Br2 वाटर रिप्रेजेंट, एल्डिहाइड, हाँ वो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, कार्बोनिल कार्बन जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये रिप्रेजेंट करता है। फिर 2 रिएक्शन HCN से कराऊं, तो HCN से कराने पे और हाइड्रोक्सिलअमीन से कराने पे, कोई बताता है HCN से कराएंगे तो क्या बनता है, HCN से कराने पे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बनता है। साइनोहाइड्रिन का मतलब एक OH और एक CN, साइनो इसके लिए वर्ड यूज होता है और OH के लिए हाइड्रिन, तो बाकी सबको सेम रहेगा, तो बन क्या जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल, ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कार्बन।
हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट कराएंगे तो ऑक्साइम बनता था। ऑक्साइम का मतलब NOH, सीधे वाटर निकल जाता था। जब वाटर निकल जाएगा तो ये रिएक्शन जो है वो रिएक्शन का रिप्रेजेंट करता है, वही सेम चीज, प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन है HNO3 के साथ। HNO3 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऊपर वाले को भी सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड, हाँ, ये ऊपर वाले को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, नीचे वाले को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। जब दोनों ऑक्सीडाइज कर देगा तो क्या बना देगा, सैक्रिक एसिड बना देगा, सैक्रिक एसिड बना देगा। द लास्ट रिएक्शन, अगर हमने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये क्या करेगा, एसाइल ग्रुप, पेंटास्टेट ऑफ ग्लूकोज। हाँ वेरी गुड, पेंटासिटेट ऑफ ग्लूकोज बना देगा। यहाँ पर बस COCH3 आ जाएंगे, 5 COCH3 आ जाएंगे, 4 तो बीच वाले में आ गए और एक नीचे वाले में आ गया, 5 बीच वाले में आ गए, एक नीचे वाले में आ गया, सीधे पेंटासिटेट ऑफ ग्लूकोज। ये रिप्रेजेंट करता है 5 OH की प्रेजेंस को, ये रिप्रेजेंट करता है क्या कि यहाँ पर कौन है, एल्डिहाइड है। तो देखो कौन सी रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बनेगा, मैंने सिंपली भाषा में समझा दिया। एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर बेटा वो भी ना करो तो बहुत चिंता वाली बात है। मैं एक बार इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बायोमॉलिक्यूल चैप्टर भले आसान लगे, लेकिन उसमें से जो समझने वाला पार्ट है वो आज ही का है केवल। बाकी वाले में तो इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन आज वाले में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर कैसे बनना, रिएक्शन कैसे हो रही, ये सब थोड़ा समझने वाला पार्ट आज हो रहा है। इसलिए उम्मीद करूंगा आप लोग चीजों पे ध्यान दोगे। चलिए, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये क्यों है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने ये क्यों बनाया, उसको रिएक्शन के थ्रू पता किया गया, और रिएक्शन के थ्रू पता किया गया तो कुछ ऐसे आइडिया लग गया। अब चलिए अब आगे आते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर निकल के आता है। अभी तुम साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो ग्लूकोज के, देखो ऐसे, दिस टाइप ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हुए हैं, तो उसी के लिए एक बात बोली गई कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर हम जानते हैं वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ये पढ़ा था अभी तक, CHO, सेकंड कार्बन पे HOH, थर्ड कार्बन पे जो लगा होता है OHH, उल्टा होता है, सर ने अभी बोला था थर्ड वाला उल्टा होता है, फोर्थ पे रहता है HOH, अगले 5वें पे भी रहता है HOH, छठे पे रहता है CH2OH। अभी तक तो हम ओपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, एक सिंपल सा ओपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या जरूरत पड़ गई कि भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने की। एक्चुअली हुआ क्या प्यारा बेटा कि ग्लूकोज के साथ और भी रिएक्शन कराएंगे, कुछ रिएक्शन ऐसी कराएंगे जिन्होंने ये बताया कि एल्डिहाइड ग्रुप जितना फ्रीली हमने बनाया है वो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता है। उन्होंने ये बोला कि नो एल्डिहाइड ग्रुप इज फ्री इन द ग्लूकोज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट प्रॉपर्टी, लेकिन कई सारी रिएक्शन और फैक्ट ऐसे हैं जो नॉर्मल ओपन स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो ओपन स्ट्रक्चर, ये कई सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देता है, तुमने रिएक्शन भी देखा उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी जो रिएक्शन ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता था जब बोर्ड में नॉर्मली क्वेश्चन आता था लिखने के लिए, थ्योरी के लिए, इसलिए उसको तैयार रखो, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी कन्वर्ट कर दे। दो प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता खासकर। एक तो ये कि भाई इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप तो बनाए ही हो, और अगर आपको लगता है कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट होता, अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट होता, तो मेरा प्यारा बच्चा ये स्किप टेस्ट देता, इट शुड गिव द स्किप टेस्ट, इसको स्किप टेस्ट देना ही देना पड़ता। इस बात को बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा मेरा बच्चा। सर स्किप टेस्ट क्या होता है, व्हाट इज द स्किप टेस्ट, स्किप टेस्ट या स्किप रीजन कहता क्या है। स्किप टेस्ट अभी तुम पढ़ोगे कि वो एल्डिहाइड की प्रेजेंस के लिए बनाया गया, अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो वो स्किप टेस्ट देता है, मैं बाद में रीजन सिखाऊंगा। दूसरा, वो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट देता, जैसे मैं एक रिएक्शन लिख के बताता भी हूं, सुनो। अगर कभी भी माना आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है और उस कार्बोनिल ग्रुप में NaSCO3 जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये टूटता है कैसे, N+ में HSO3- में, ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है, ये यहाँ पे अटैक करता है, ये यहाँ पे अटैक करता है। मतलब अगर सोडियम बाइसल्फाइड है तो ये बात दिमाग में रखो कि अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता तो वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता ही करता, लेकिन भाई यार सोडियम बाइसल्फाइड से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है ग्लूकोज। अगला और क्या कि अगर माना हम पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज ले लें, पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज का मतलब लाइक दिस, ये जो तुमने लिया था पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज जो तुमने लिया था, अगर हम इसका पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज वर्जन ले लें तो ये भी देखने को मिला कि इसके अंदर एल्डिहाइड है तो इसको हाइड्रोक्सिल अमीन से भी रिएक्ट करना चाहिए। नॉर्मल ग्लूकोज तो करता था क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप था, और कोई भी एल्डिहाइड करता है हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता है, लेकिन पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज जो है ये भी हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट नहीं करता है। इट डू नॉट रिएक्ट द, इससे भी पता चला कि भैया अब्सेंस है CHO, फ्री CHO तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है कि CHO जो हम ऐसे फ्री बना दे रहे हैं वो नहीं है। इसी वजह से एक नया साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरेट हुआ।
ये बात याद रखना कि अगर कोई पूछे कि भैया क्यों साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरेट हुआ, तो आप बोलोगे कि जो ओपन स्ट्रक्चर होता है किसी भी ग्लूकोज का, वो ओपन स्ट्रक्चर कई सारे रिएक्शंस को नहीं बता पाता है, वो स्किप टेस्ट नहीं देता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट नहीं करता है, एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता है, वो ग्लूकोज पेंटासिट्रेट जो होता है उसके साथ ग्लूकोज पेंटासिट्रेट जो है उसके साथ हाइड्रोक्सिल अमीन अगर मिलाया जाए तब भी रिएक्शन नहीं देता है। तो ये सब बताते हैं कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, जिसकी वजह से नया साइक्लिक स्ट्रक्चर बन के आया। अब हम आते हैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के एंट्रेंस पे। अब एक नया पेज आप देख रहे होंगे। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या कहता है, सुनो। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ये कहता है, मेरा प्यारा बच्चा समझिएगा मेरी बात को, कि जो पांचवा ऑक्सीजन है इसके पास है लोन पेयर। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया कि पांचवे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर तो सर सबके पास है, पांचवे में ऐसी कौन सी खास बात है? तो पांचवे की खास बात यह है कि अगर इसका 3D प्रोजेक्शन देखा जाए, फिशर प्रोजेक्शन देखा जाए, 3D प्रोजेक्शन देखा जाए, तो देखोगे कि ये वाला जो OH था वो इस कार्बोनिल कार्बन के बहुत पास में था। कोई पूछ ले कि पांचवे पे ही ऐसी मेहरबानी क्यों, वही कार्बन पे क्यों अटैक कर दिया? तो एल्डिहाइड के सबसे पास में वो था। और मैं एक बात बता दूं कि कार्बोनिल कार्बन जो होता है ये हमेशा वर्क करता है एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। वो हमेशा कैसे काम करता है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का। मतलब अगर कहीं भी कोई न्यूक्लियोफाइल आए आके अटैक कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आए आके अटैक कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आराम से। और ये लोन पेयर के कारण वो न्यूक्लियोफाइल था ही, इस वजह से ये एक एक्सप्लेनेशन दिया गया कि जरूर ये पांचवे ऑक्सीजन जो पांचवा है, पांचवे ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, इन्होंने ही इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या किया होगा? अटैक किया होगा। इन्होंने ही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया होगा, जिसकी वजह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरेट होके आया, जिसकी वजह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरेट होके आया। अब कैसे, मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा। नेक्स्ट पेज पे देखो, मैंने एक सादा पेज रखा है जिससे समझ पाओ आप लोग, ठीक है? समझो, जैसे कि मैं यहां पर बना दूं CHO, मैं यहां बना दूं CHO। पहले कार्बन पे क्या होता था? HOH। थोड़ा समझिएगा मेरी बात, समझ में आ जाएगा। थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पे उल्टा होता था OHH, सर ने बोल रखा है ये। फोर्थ कार्बन पे क्या होता है? HOH। फिफ्थ कार्बन पे क्या होता है? HOH। फिफ्थ कार्बन पे होता है HOH। सिक्स कार्बन पे मेरा प्यारा बच्चा क्या होता है? मेरा प्यारा बच्चा CH2OH। और आपको मैंने ये बात बोली कि जो फिफ्थ कार्बन वाला जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, इसी ने इस पे क्या किया होगा? अटैक किया होगा। इसी ने इस पे क्या किया होगा? अटैक किया होगा, ठीक है? अब इसी ने जब इस पे अटैक किया होगा तो कहानी कैसे निकल के आई, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कैसे निकल के आई। मैं एक रिएक्शन करके बताता हूं, तो मैं यहां पर थोड़ा रिएक्शन करके बताता हूं। माना दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यहां पे मैं H लगा देता हूं, एल्डिहाइड वाला। ये ऊपर वाले पे ध्यान देना, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। अब इस पे अगर कोई OH अटैक करे तो कैसे अटैक करेगा? समझो, OH अगर कोई अटैक करे, नीचे वाला OH, तो ये OH कैसे अटैक करेगा? पहले तो ये टूटेगा। कैसे टूटेगा? ये टूटेगा O- में और H+ में। ये O- इस जगह पे अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, और जो ये H+ जो रिलीज हुआ था उसको ये खींच लेगा, जिसकी वजह से होगा क्या? जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा OH और ये यहां पर O आके अटैक कर देगा, ऐसे जुड़ जाएगा O। देखो जरा, पहले इतना समझो तब मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, नहीं स्ट्रक्चर समझने में प्रॉब्लम आएगी। ये हमने OH का अटैक सिखाया कि OH कैसे अटैक करता है। OH पहले टूटता है O- में H+ में, ठीक? OH पहले टूटता है O- में H+ में। O- जो होता है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। O- कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, और जो H+ रिली बचा हुआ था वो H+ आके इससे जुड़ गया, H+ इससे आके जुड़ गया, तो ऊपर आ गया OH और कार्बोनिल कार्बन पे O जुड़ गया और H जुड़ गया। इसी चीज को मैं ऐसे बनाऊंगा, थोड़ा देखो, इसी चीज को मैं कैसे बनाऊंगा? ऐसे मैं इसको OH यहां दिखा दूंगा और ऑक्सीजन ऊपर से लेके आऊंगा, तो मुझे लगता नहीं कोई दर्द और परेशानी होनी चाहिए। ऐसे बनाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसको समझो, नहीं समझोगे रटना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर, फिर मैं कहूंगा रटो, रटना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कोई खास प्रॉब्लम है। OH टूटा O- में H+ में, O- ने कार्बोनिल पे अटैक कर दिया और वो पाई वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो वहां पे OH आ गया, और ऊपर OH आ गया, यहाँ पे O जुड़ गया। अब मैं O ऊपर से दिखा रहा हूँ खाली, तो प्रॉब्लम क्या है? इसी से इसका स्ट्रक्चर निकल के आ गया। देखो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया, देखो कैसे। C यहाँ पे आ गया HOH, इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। देखो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन HOH, तीसरा कार्बन
तीसरा कार्बन जो है उल्टा होगा, मैं पहले बता चुका हूँ, तीसरा हमेशा उल्टा है, कितनी बार यूज किया हूँ, OHH, फोर्थ कार्बन सीधा HOH, फिफ्थ कार्बन का ही तो ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन फिफ्थ कार्बन का था जो अटैक कर दिया था, और यहाँ पर लास्ट में क्या था, CH2H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसको हम अल्फा वर्जन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा वर्जन। अटैकिंग में दो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि भाई ये ऐसा हो जाता, ये पहला कार्बन होता, OH इधर हो जाता, H इधर हो जाता, ठीक, पहले कार्बन पे कन्फिग्रेशन अगर बदल दो, हम पहले कार्बन पे कन्फिग्रेशन बदल दें और बाकी सब कुछ सेम रखे, थर्ड वाला तो उल्टा होता ही है, तो ये तो भूलना ही नहीं, थर्ड वाला उल्टा होता है, फोर्थ वाला HOH, फिफ्थ वाला ही अटैक किया था, और यहाँ पर क्या आ गया, CH2H। तो एक का नाम जहां दिया गया अल्फा डी ग्लूकोज, वहीं पे दूसरे वाले का नाम क्या दिया गया, बीटा डी ग्लूकोज। तो दो वर्जन ये मिल गए ग्लूकोज के। कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ही वो थोड़ा बना है। अभी मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा साइक्लिक फॉर्म में, अभी साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन वो क्लोज हो गया ना अब तो, पहले तो बिल्कुल ओपन था, अब तो वो क्लोज हो गया ना, हर कार्बन देखो पूरा जुड़ा के एक तरीके से क्लोज स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। तो कुछ ऐसा अब स्ट्रक्चर बन के आएगा, देखो यही तो यहाँ पर समझाया गया। देखो ये इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर अटैक किया है, जैसे इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर अटैक किया है तो देखो ये कुछ ग्रुप ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, यहाँ आ गया OH, यहाँ नीचे बचा H, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H, और ये O यहाँ पे आकर जुड़ गया, सिंपल भाषा में। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा मैं, अब इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, देखना। अब इसके दो स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी ग्लूकोज। पहले मैं वो स्ट्रक्चर यहीं बना देता हूँ जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आपको, पहले मैं वही स्ट्रक्चर यहीं बना देता हूँ जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। मैं इसके स्ट्रक्चर यहाँ बनाने जा रहा हूँ जिससे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा समझिएगा आप बहुत अच्छे से। कुछ भी कठिन नहीं चल रहा है, सब कुछ आसान चल रहा है, लेकिन बस अगर रिलेट नहीं करोगे और इतना मन लगा के मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा क्लास में। यहाँ पे थोड़ा सा 3D डायग्राम वगैरह बना के मैं समझा भी दूंगा, क्लास में तो पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं, लेकिन रिवीजन में थोड़ा फास्ट चलेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब भी मैं यही लेक्चर ही आपको प्रोवाइड करूंगा, देख के आओ। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पैरानोज स्ट्रक्चर। सर पैरानोज स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैरॉन एक मॉलिक्यूल होता है, उससे इसका स्ट्रक्चर मैच करता है, तो उसको पैरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल भी ध्यान दो, पैरानोज स्ट्रक्चर से मैच करता है, इसलिए इसको पैरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप समझे, पूरा स्ट्रक्चर समझो। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, पहले कार्बन पे देखो क्या लगा है, HOH, पहले कार्बन पे क्या लगा है, HOH। दूसरे कार्बन पे दिस इज द सेकंड कार्बन, उस पर क्या लगा है, HOH। थर्ड कार्बन पे देखो क्या है, उल्टा है, तो थर्ड कार्बन उल्टा है तो क्या है, OHH। यही बहुत काम आएगा, इसी का ही रोल होने वाला है सब। फोर्थ कार्बन क्या होता है, नॉर्मल HOH। फिफ्थ कार्बन पे देखो क्या लगा है, CH2OH। किताबों में ऊपर ही बनाएंगे तो मैं भी ऊपर बना दे रहा हूँ, ठीक। तो इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, दिस इज द नेम ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज का नाम दे दिया गया। वहीं पे दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ सेकंड स्ट्रक्चर की, सेकंड स्ट्रक्चर पे देखो, सेकंड स्ट्रक्चर में पहला कार्बन ही तो बदला होता है, देखो फर्स्ट कार्बन, और जब कन्फिग्रेशन फर्स्ट कार्बन पे चेंज हो, ये नोट डाउन कर लेना, साल लिखा ना हो मैं बता दूंगा फिलहाल। अगर फर्स्ट कार्बन पे कन्फिग्रेशन चेंज हो तो उनको हम बोलते हैं एनोमर्स, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को एनोमर्स कहते हैं। कोई पूछा ना एनोमर्स कौन है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि इनका फर्स्ट कार्बन पे कन्फिग्रेशन चेंज होता है, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। लेकिन अब देखो पहले कार्बन पे कन्फिग्रेशन चेंज है, तो पहले कार्बन पे कन्फिग्रेशन चेंज है तो OHH, थर्ड पे पहला दूसरे पे वैसे ही रहेगा HOH, थर्ड पे उल्टा होता है तुमको बता चुका हूँ OHH, अगले वाले पे फिर क्या जाएगा, वही सीधा HOH, पांचवे पे देखो वही आ गया था CH2OH। कौन सा भैया कठिन है, अब आप बनाओ ना, प्रैक्टिस ना करो तो सब कठिन है, नहीं कठिन तो नहीं है भाई, हर एक छोटी छोटी बात बनाइए। चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सबको, तुरंत अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रफ पे बनाइए, रफ पे बनाइए, क्योंकि मैं पूछ लूंगा कौन से कार्बन पे क्या उल्टा होता है। कैसे आया साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने ये भी बताया, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, उसके लिए कई सारी रिएक्शन थी, जिन रिएक्शन ने बताया कि नहीं एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता है, एल्डिहाइड ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट नहीं है। अब एल्डिहाइड ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए कई सारे रिएक्शन आ गए, मतलब फ्री नहीं है, तो उसके बाद वो OH ने अटैक कर दिया। अब OH ने जब अटैक कर दिया तो अटैक करने के बाद 2 स्ट्रक्चर बनाए, एक का नाम अल्फा डी ग्लूकोज और एक का नाम बीटा डी ग्लूकोज। अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, चले बस आधा घंटा और बेटा, इसके बाद आपकी क्लास और हो जाएगी, ठीक है, आधे घंटे में हो जाएगी क्लास। मैं कार्बोहाइड्रेट पूरा सोच रहा हूँ कंप्लीट कर दूँ, इसलिए आराम से मन से पढ़ो। अब देखो यही 2 स्ट्रक्चर तो बने हुए हैं, कौन सा बना हुआ है अलग, तो यही 2 बने हुए हैं, देखो समझो जरा। यहाँ पे ये पहले कार्बन पे है, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन, इसको स्टार से बनाया हूँ,
पहले कार्बन पे देखो HOH, यहाँ पे पहले कार्बन पे OHH, बस यही अंतर होता है। बस एक का नाम अल्फा डी ग्लूकोज, एक का नाम बीटा डी ग्लूकोज। सेकंड कार्बन पे HOH, थर्ड कार्बन पे उल्टा होता है, मैं 1000 बार बोला हूँ। फोर्थ कार्बन पे HOH, पांचवें पे ऐसा। अब ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होते हैं, ये मेरा बच्चा दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। दीज आर द टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इनको बनाया अलग अलग तरीके से जाता है। देखो यहां पे जो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है वो बनता है जब हम, देखो अल्फा ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 419 केल्विन है। अंतर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों एनोमर्स हैं। पहले तो एक अंतर ये कि पहले कार्बन पे कन्फिग्रेशन चेंज है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 419 केल्विन है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 423 केल्विन है। बात नंबर 1, बनाया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइन करके। मतलब पहले हम खूब ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे ग्लूकोज का, मतलब डिजॉल्व करते जाएंगे, डिजॉल्व करते जाएंगे, डिजॉल्व करते जाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर उसको हम हीट करेंगे और हीट करके तब बनाएंगे। और हीट किस टेम्परेचर तक करेंगे ये भी देखो। अगर तुमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद, फिर समझो, अगर तुमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद 303 केल्विन तक हीट किया, तब तो तुमको अल्फा फॉर्म मिलेगा। अगर 303 केल्विन तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया है तब तुम्हें क्या मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। और 371 केल्विन तक हीट कर दो तब जो क्रिस्टल बनेंगे वो बीटा डी ग्लूकोज के बनेंगे। मतलब दोनों बनते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बनाने के बाद जब तुमने कभी क्रिस्टलाइजेशन किया होगा तो देखा होगा कि क्रिस्टल तो बनाया ही था, फिर लास्ट में हम हीट करते हैं। कहां तक हीट करो, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद 303 केल्विन तक हीट करके छोड़ दो फिर ठंडा होने के लिए तो अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा। 371 केल्विन तक हीट करके ठंडा होने के लिए छोड़ दो तो बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। और दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। ये दो अलग अलग फॉर्म होते हैं ग्लूकोज के, एक का बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, एक को बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। कंफ्यूजन ना होना चाहिए दिमाग में कि नहीं सर एक डेक्स्ट्रो एक लियोल, वो डी और एल होते थे। एक का नाम डी ग्लूकोज, एक का नाम एल ग्लूकोज। हियर बोथ आर द डी ग्लूकोज, यहां पर दोनों डी ग्लूकोज है, लेकिन इसमें एक का नाम अल्फा डी ग्लूकोज और एक का नाम बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। अब इसी में एक नंबर के एक क्वेश्चन आता था, बहुत बढ़िया है, 1 मार्क का क्वेश्चन, दैट इज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन, रोटेशन का मतलब रोटेशन एंगल। भाई प्लेन लाइट को रोटेट करते थे, उसको बोलते थे, कितना रोटेट करते थे उसको बोलते थे स्पेसिफिक रोटेशन। अगर ये स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू चेंज हो जाए, देखो एक डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है साधु से समझ में आ जाए। देखो जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो कितना है, प्लस 112, मतलब वो कितना रोटेट कराता है, वो इतना रोटेट कराता है। बीटा डी ग्लूकोज जो है वो रोटेट कितना कराता है, इतना रोटेट कराता है। तो एक्चुअली इनका जो मिक्सचर होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का जो मिक्सचर होता है ये एक्चुअली आपस में इक्विलिब्रियम पे भी होते हैं। और इसके कारण जो दो एनोमर है, देखो समझो क्या लिखा है, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन बिकॉज ऑफ द चेंज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू एनोमर्स व्हेन द करस्पॉन्डिंग स्टीरियो सेंटर आर इंटरकन्वर्ट द साइक्लिक फिगर शो म्यूटेशन। समझो बताता हूं मैंने यहां से ये कहा मेरा बच्चा कि एक्चुअली जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन 112 है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन 118.7 है। अब जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया और पूछे कोई अब बताओ ऑप्टिकल रोटेशन कितना है, तो अब इसका ऑप्टिकल रोटेशन बीच में कुछ आएगा और बीच में कितना आएगा 52.6, मतलब इनका ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू चेंज हो गई। तो आप यही बोलना कि म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है एक्चुअली चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज। अगर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होते हैं और फिर उसके कारण दोनों का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो चेंज हो जाता है। इसको मैं कभी एक जब ऑप्टिकल एक्टिविटी पे जाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझाएंगे। अभी तो बस खाली नोट डाउन करिए, हेडिंग याद कर लीजिए, फिर जब मैं कभी आऊंगा ऑप्टिकल रोटेशन पे तो उसको दोबारा ले आएंगे। अब जल्दी से देखो, ज्यादा बचा नहीं है, बस ये कुल 2-3 स्ट्रक्चर बचे हैं, देन क्लास ओवर। ठीक है, बस आधा घंटा और। अब प्यारा बेटा यहां पे आ गया फ्रक्टोज। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ग्लूकोज खत्म, ग्लूकोज खत्म, अब फ्रक्टोज पे आ गए। सर क्या जितना 1 घंटा ग्लूकोज पढ़े उतना फ्रक्टोज भी पढ़ेंगे? नहीं, यहां पे खाली इनका स्ट्रक्चर है, बस स्ट्रक्चर पढ़ो, काम खत्म। फ्रक्टोज एक कीटोज है, फ्रक्टोज एक कीटोज है, वो एल्डोज था, ये कीटोज है। वो एल्डोज हेक्सोज था, ये कीटोज हेक्सोज है। कीटोज का मतलब कीटोनिक ग्रुप है, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन है। वो एल्डोज हेक्सोज था, तो फ्रक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोज। 6 कार्बन के लिए हेक्सोज ये भी रहेगा, बट कीटोन है तो कीटो हेक्सोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज जैसा ही है। ठीक है, ये एक लिवोरेटरी कंपाउंड है, जो वो था वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड था। फ्रक्टोज जो है वो लिवोरेटरी कंपाउंड है।
अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा, इसका स्ट्रक्चर देखो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले कार्बन पे CH2OH, कीटोन तो किनारे हो नहीं सकता है। आपको सर वहां एल्डिहाइड किनारे था तो यहाँ भी किनारे कर दीजिए, तो वो तो हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि कीटोन तो बीच ही में आता है, दो कार्बन के बीच में। थर्ड कार्बन कन्फिग्रेशन चेंज होता है, वो रूल कहीं बदला नहीं, देखो हमेशा रूल फॉलो है, फ्रक्टोज में भी फॉलो है। थर्ड कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज हो गया, फोर्थ कार्बन फिर वही HOH, फिफ्थ कार्बन वही HOH, सेम वही चीज, ठीक। और सिक्स कार्बन का CH2OH। सो दिस इज द डी फ्रक्टोज, या डी फ्रक्टोज है। इसकी जब मिरर इमेज ले लोगे, इसकी अगर मिरर इमेज ले लोगे तो मिरर इमेज लेने से एल फ्रक्टोज आएगा। कभी डी और एल आए तो हमेशा मिरर इमेज लेके ही स्ट्रक्चर बनाना। तुम केवल डी वाला याद करो, डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज याद करो, जरूरत उसकी ही पड़ती है। इन फ्यूचर अगर कंपटीशन में भी कभी जरूरत पड़ जाए तो मिरर इमेज बना के एल फ्रक्टोज या एल ग्लूकोज बना लेना। अब यहां पर भी वही सेम कहानी, पूरी बताने की जरूरत नहीं। क्या सेम कहानी, कि जो पांचवें कार्बन का जो ऑक्सीजन था, पांचवें कार्बन का जो ऑक्सीजन था वो इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। दिस इज द कार्बोनिल कार्बन। अब जब अटैक करेगा तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, समझो। कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कैसे होता है, समझो प्यारा बेटा। इधर CH2OH लगा है, देखो इधर क्या लगा, CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पर जब अटैक करेगा ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा O-, ये क्या जाएगा O-, और यहाँ जाएगा ये CH2OH, यहाँ पर ये आ जाएगा O-, फिर H+, जो H+ रिलीज होता था उसको खींच लेता था, तो यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर बाकी का ग्रुप है। अब इसको मैं ऊपर से बना दूंगा, ऊपर से बनाने का मतलब क्या, CH2OH, और इसको ऊपर से हम ऑक्सीजन लेके आए जैसे उसमें लेके आए थे, और यहाँ पर क्या आ गया, ये, ठीक है, यहाँ OH आ गया, लाइक दिस। तो देखो यही तो है, ये ऑक्सीजन ऊपर से आ गया, देखो ये OH जो है वो OH देखो ये है, ठीक। ये जो CH2OH है वो CH2OH देखो ये है, और ये जो ऑक्सीजन यहाँ साइड से है वो देखो ऊपर से आ गया। बाकी थर्ड उल्टा होता है, बाकी सब कुछ सेम, यही कुछ है। जैसा वहां पे पढ़ा था सेम तुमने वही कहानी यहाँ पे पढ़ी। अब यहां पर जब पढ़ी है तो देखो ध्यान दो, तो वहां पे बनते थे पायरोनोज स्ट्रक्चर और यहाँ पे बनते हैं फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, इनको हम पायरोनोज स्ट्रक्चर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इनको हम क्या बोलते हैं, पायरोनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं पायरॉन, लगभग ऐसा था कुछ, ठीक है, उससे इसका स्ट्रक्चर मैच करता है, ठीक है, ऐसा लगभग कुछ, तो उससे इसका स्ट्रक्चर मैच करता है, इसलिए उसको पायरोनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूरॉन से मैच करता है, फ्यूरॉन इज दिस, फ्यूरॉन इज दिस, ठीक। इसका स्ट्रक्चर फ्यूरॉन से मैच करता है, इसलिए इसको फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब मैं फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना रहे आप, ठीक है। देखो यहाँ पे खुद देखो, मैं पहले बना देता हूँ। देखो ये O आ गया, ठीक, यहाँ पे 5 कार्बन आ गए, अच्छे से समझो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सो दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन। तो ये सेकंड कार्बन है। तो अब सेकंड कार्बन पे देखो क्या लगा होगा, बहुत अच्छे समझिएगा तो समझ में आएगा। सेकंड कार्बन पे क्या लगा होगा, देखो CH2OH, और नीचे क्या लगा होगा OH। अब ये थर्ड आया, थर्ड तो उल्टा होता ही है, सर ने बोला है हमारा कई बार, तो OHH, ये अगला कार्बन है, इस पे क्या है नॉर्मल HOH। नेक्स्ट कार्बन उस पे क्या लगा हुआ है CH2OH, बस हो गया। तो ये जो हो गया ये हो जाएगा इसका अल्फा डी फ्रक्टोज, ये अल्फा डी फ्रक्टोज हो जाएगा। इसी का अगर तुम्हें बीटा फॉर्म बनाना है तो आपको मैं बता रखा हूं, अब इस बार यहाँ पे कन्फिग्रेशन चेंज होगा, तो यहाँ पे जब कन्फिग्रेशन चेंज करोगे तो बीटा डी बना दो, बीटा डी में बस यहाँ पे कन्फिग्रेशन बदल दो, तो क्या जाएगा OH, यहाँ जाएगा CH2OH, बाकी थर्ड वाला तो उल्टा होता ही है OHH, अगला वाला फोर्थ वाला उल्टा होता ही है HOH, यहाँ पे क्या रहता है CH2OH। तो ये देखो क्या बन गया बीटा डी। चलो जल्दी से मैं सारे बना के दिखाता हूँ, समझो सब, जिसको नहीं समझ में आया वो भी ध्यान दो। ये इनके स्ट्रक्चर हैं फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर, जिसको समझ में नहीं आया वो ध्यान दो, समझिए सभी लोग। यहाँ पे पहला मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया नॉर्मल, CHOH का होल 4, यहाँ पर क्या आया था CH2OH, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, जिसमें से आपको मालूम है कि थर्ड कार्बन वाला उल्टा होता है। इसके मैंने 2 फॉर्म बनाए, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, उसकी मिरर इमेज है वो बनाने की जरूरत नहीं, मैं इसके 2 फॉर्म बनाऊंगा खाली, एक अल्फा और एक बीटा, देखो। और उसका साइक्लिक ही बनाऊंगा क्योंकि साइक्लिक ही काम आने वाला है। साइक्लिक में आया था पैरानोज स्ट्रक्चर, पहले कार्बन पे HOH, याद होगा आपको, दूसरे कार्बन पे HOH, थर्ड कार्बन उल्टा होता है तो यहाँ पर क्या आया OHH, फोर्थ कार्बन पे क्या आता है
HOH। फिफ्थ कार्बन जो होता है वो क्या आता है, CH2OH। देखो ये क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज। जैसे मैंने प्रैक्टिस करके सीखा है वैसे आप भी प्रैक्टिस करके सीखिए। बीटा वाला बनाओगे तो बीटा वाले में आपको मालूम है कि ये जो पहला कार्बन है उस पहले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, और उस इन्हीं को एनोमर्स भी बोलते हैं इसीलिए। तो पहले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, OHH कर दो, सेकंड कार्बन पे HOH, H पर, थर्ड कार्बन पे OHH, फिफ्थ कार्बन पे HOH। थर्ड उल्टा होता है, मैं कितनी बार बोला हूँ, वो वही यूज हो रहा है, CH2OH और H। ये देखो क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज। तो डी के ही दो ग्लूकोज, सॉरी बीटा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के दो ही याद रखो, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। डीएल तो नॉर्मल था ही, बना ही लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रक्टोज बना रहा हूँ। फ्रक्टोज का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो क्या था, CH2OH, सेकंड कार्बन पे कीटोन होता था, थर्ड कार्बन पे OHH होता था, OHH होता था, फोर्थ कार्बन पे HOH होता था। नहीं, ये तो फिफ्थ कार्बन है ना, 1 2 3, 1 2 3, हाँ थर्ड है, 1 2 3, थर्ड उल्टा है, फोर्थ है HOH। फिफ्थ कार्बन पे HOH होता था, यही अटैक किया था इसी ने, और फिर CH2OH था। इसके बने थे कौन से स्ट्रक्चर, दो। इसको बने थे फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर। देखो इसके कौन से बने थे, फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर। फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर में देखो क्या था, यहाँ पर पहले पे था CH2OH, CH2OH OH। ये देखो, अब इसमें एक बात समझ लो, एक बात समझो जरा, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। ये जो कार्बन है, ये कार्बन सेकंड है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड, ये थर्ड है, तभी देखो उल्टा है, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स। ये है कार्बन के नंबर। तो अब यहाँ पर देखो अगला स्ट्रक्चर, पहले सेकंड कार्बन पे CH2OH OH, थर्ड कार्बन आ गया, थर्ड पे उल्टा रहता है तो OHH, फिफ्थ पे क्या रहता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड HOH ही रहता है, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, CH2OH। प्रैक्टिस करोगे कौन सी बहुत बड़ी बात है। ये सेकंड वाला पलट दो खाली कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बीटा बन गया इसका। थर्ड वाला उल्टा होता ही, बताने की जरूरत ही नहीं, OHH। फोर्थ वाला नॉर्मल रहता है, HOH। अगला वाला क्या रहेगा, CH2OH, और यहाँ पे क्या रहेगा, H। इसका नाम क्या है, अल्फा डी फ्रक्टोज। इसका नाम है अल्फा डी फ्रक्टोज, और इसका नाम क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, ठीक है। सभी लोग पहले ये इतना बनाओ, इतना बनाओ, इसके बनाओ कोई काम ही नहीं करना, फिर पढ़ाने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। रफ निकालिए सभी लोग, जो भी इधर उधर बैठे हो, कोई घूम रहे हो, रफ निकालिए और बनाने की कोशिश करिए, मैच कराइए। 5 से 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सभी लोग प्रैक्टिस करिए, बनाइए, सीखिए। दिस इज अ कंपल्सन। अब आने वाले टाइम में सारे स्ट्रक्चर इसी से बनेंगे, जितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर होंगे सब इसी से बनेंगे। छोटे स्ट्रक्चर, बड़े स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, सारे स्ट्रक्चर विल बी ड्रॉन बाय हेल्प ऑफ दीज ग्लूकोज फ्रक्टोज। जल्दी बनाइए। सर इसकी PDF भेज दीजिएगा। सर जी, हाँ नमस्कार सर। हाँ बात किए तो पता नहीं चला, लेकिन अरे मैसेज किया था, पीएम ने, प्रिंसिपल ने मैसेज किया था, लेकिन वो रिप्लाई नहीं की। हाँ आप देखते, जैसे रिप्लाई करेंगे तो बताता हूँ। मैं भी क्लास जैसे हो रही थी, आपको कॉल करता हूँ, ठीक सर। ठीक ठीक, मैं PDF बेटा भेज दूंगा बच्चा, कोशिश करूंगा आज बिल्कुल कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कुछ ड्रॉबैक ना रहे। बन गया, किसी एक का भी बन गया, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर वीडियो अवेलेबल होगी? हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बेटा, वीडियो रिकॉर्ड बार बार देखिएगा, जितनी बार उतनी बार देखिएगा। अच्छा है बहुत, वो ऐसा नहीं, वो इंटरेस्टिंग है। मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया है, सारी चीज़ें बताई हैं, एक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि जो कहीं फंसेगा। लेकिन हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये स्कोरिंग है, इससे डायरेक्ट स्कोर आता है, सीधे पूछेगा बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, एनोमर्स किसको कहते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में अंतर का पॉइंट बना देगा। कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर जो फेलिंग टॉलरेंस को रिड्यूस कर देते थे, जिनमें आते कौन थे, मोनोसेक्राइड आते थे, और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर थे वो दूसरे थे। शुगर से इसीलिए बोलते क्योंकि स्वीट नेचर के होते, इसलिए सेक्राइड नाम आ गया। ओलिगो का मतलब 2 से 10 यूनिट में ब्रेक करना। आसान तो है। बन गया स्ट्रक्चर किसी का, ग्लूकोज का तो बन ही गया होगा कम से कम। ये थोड़ा मैं गलत लिख दिया हूँ, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज।
एंड दिस इज द फ्रक्टोज। चलिए अब बनाइएगा बड़ा आराम से, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा था, अब ध्यान दीजिए। चलिए जब फ्री भी करना है आप लोगों को जल्दी से, तो बस ध्यान दीजिए। अब ध्यान सुनिए बेटा सभी लोग, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 20-15 मिनट का टाइम लगेगा। अब मेरे सामने मेरा प्यारा बच्चा जो स्ट्रक्चर आ गए हैं, वो स्ट्रक्चर किसके आ गए हैं? डाइसेक्राइड्स के। बताने की जरूरत नहीं डाइसेक्राइड क्या होते हैं, कोई बता सकता है डाइसेक्राइड किसको कहते हैं? कोई बोले डाइसेक्राइड कहते किसे? ब्रेक इनटू 2 मोनोसैकेराइड्स। हाँ, आफ्टर द हाइड्रोलिसिस। तुम लोग पूरी लाइन बोलते ही नहीं हो। जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस के बाद वो 2 यूनिट में ब्रेक कर जाए, उनको डाइसेक्राइड बोलते हैं। तो डाइसेक्राइड का बस स्ट्रक्चर याद रखो, जैसे माल्टोज, माल्टोज मॉलिक्यूल है। अब माल्टोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओगे कैसे? तुमको याद करना पड़ेगा। देखो कैसे याद करना पड़ेगा, समझो बेटा। केवल इतना याद करना है, एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक अल्फा डी ग्लूकोज एंड एक क्या है, मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। एक क्या, सारे के सारे अल्फा डी ग्लूकोज। और वो जुड़े किस पे होते हैं? C1C4 पे जुड़े होते हैं बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बस इतना तुम याद करोगे, स्ट्रक्चर बना ले जाओगे। सोचो ये है खाली कहानी। अब स्ट्रक्चर बनाना कौन सी बड़ा बात, देखो मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है, आपके सामने। पहले मैं अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूँ। देखो अल्फा डी ग्लूकोज जो बनाते थे, तो अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनाते थे? पहले कार्बन पे HOH, ठीक, दूसरे कार्बन पे HOH, इससे याद भी हो जाएगा, जल्दी से याद देखो। थर्ड कार्बन पे OHH, ठीक है, फोर्थ कार्बन पे HOH, ठीक है, अगले कार्बन पे CH2OH। एक अल्फा डी ग्लूकोज, हाँ एक अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ बना दे रहा हूँ फिर से। नेक्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पर भी वही HOH, ठीक। इस पे फिर क्या आ जाएगा? सेकंड कार्बन है तो HOH, थर्ड कार्बन पे सबने बोला उल्टा होता है तो OHH, फोर्थ कार्बन पे क्या आता है? HOH, अगले कार्बन पे यहाँ क्या आता है? CH2OH। अब इनमें से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो देखो एक OH और H गायब हो गया, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। किससे जुड़ जाएंगे? ऑक्सीजन के थ्रू। और अगर 2 कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एक नंबर में पूछे, अगर तुम बता दीजिएगा कि व्हाट इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, आप बोलोगे व्हेन द 2 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आर ज्वाइन विद ईच अदर बाय द ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन से अटैच हो 2 कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल, दैट लिंकेज इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो वही तो बना है, जैसे हटा बीच में देखो वही बना है। तो कौन सा स्ट्रक्चर का देने? बस तुम्हें एक अल्फा डी ग्लूकोज याद हो, अल्फा डी ग्लूकोज याद हो, बस याद है, दोनों बनाओ, जोड़ दो, खत्म, बन गया स्ट्रक्चर माल्टोज का। डायरेक्ट याद करने आता तो एक्चुअली में बहुत कठिन होता। अब चलिए अगले अगले पे आते हैं, ठीक। नेक्स्ट, नाउ द लैक्टोज। अब यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर जो है दैट इज लैक्टोज। यहाँ पर आ गया ये माल्टोज, माल्टोज के बाद अगला क्या आ गया? लैक्टोज। अब लैक्टोज का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है। लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनता है बीटा डी ग्लूकोज से, बीटा डी ग्लूकोज से एंड बीटा डी ग्लैक्टोज से, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज से, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपना फेस हटा देता हूं जिससे स्ट्रक्चर दिखे प्रॉपर। अभी तो मेरा फेस वैसे भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हटा भी दे रहा हूं मैं। देखो अब स्ट्रक्चर प्रॉपर दिख रहा हूं। तो ये बनता है बीटा डी ग्लैक्टोज से और बीटा डी ग्लूकोज से। तो बीटा डी ग्लूकोज तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो तुमको याद ही था। अभी देखो अल्फा डी ग्लूकोज में था ना, अल्फा डी ग्लूकोज में HOH था, तो बीटा डी ग्लूकोज में खाली पलटना पड़ेगा OHH, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। देखो वही है OHH, बीटा डी ग्लूकोज, सेकंड पे HOH, थर्ड वाला उल्टा होता है, फोर्थ वाला HOH, अगला वाला CH2OH। मैं इसको बना के चलो प्रैक्टिस भी करा लेता हूँ, नहीं तो तुमको लगेगा कि प्रैक्टिस नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। मैं इसको बना के थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं इसमें जगह ले लेता हूँ, थोड़ी सी चुरा लेता हूँ जगह और उसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। देखो जरा यहीं पे प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखो मेरा प्यारा बच्चा, अब हमने कहा क्या कहा, माना ये स्ट्रक्चर बनाया, मैं आगे वापस। अब माना मुझे बीटा डी ग्लूकोज बनाना था, तो देखो बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनता है भाई। ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में पैरानोज स्ट्रक्चर बनेगा, सबने बोल रखा है। और पैरानोज में ये बीटा है तो बीटा में उल्टा होता है, अल्फा में HOH होता है, इसमें उल्टा होता है HOH। सेकंड कार्बन HOH ही रहेगा, थर्ड कार्बन जो रहेगा उल्टा होता है, सबने बोला OHH। अगला कार्बन जो रहेगा वो HOH रहेगा, नेक्स्ट कार्बन जो रहेगा वो CH2OH रहेगा, ठीक है। याद रखना है तुम्हें क्या, तुम्हें केवल इतना याद रखना है प्यारा बच्चा कि लैक्टोज जो होता है वैसे मिल्क में पाया जाता है, ये बनता किससे है? ये बनता है बीटा डी ग्लूकोज से, और ये किससे बनता है मेरा बच्चा? बीटा डी ग्लैक्टोज से। अब बीटा डी ग्लैक्टोज, इसका स्ट्रक्चर तो नहीं याद किया था सर हमने, इसका स्ट्रक्चर तो नहीं याद किया था, तो उसको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम एज बीटा डी ग्लूकोज। जो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल वैसा ही होगा, ओनली चेंज कन्फिग्रेशन। आपको बस क्या करना है? चेंज करना है कन्फिग्रेशन एट 5th कार्बन।
5वें कार्बन पे आपको केवल कन्फिग्रेशन चेंज करनी है। बात खत्म, याद हो गया स्ट्रक्चर। इसीलिए हमने कहा था कि बस एक बार याद करोगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। अब स्ट्रक्चर देखो, ये बीटा डी ग्लूकोज है, एक और बीटा डी ग्लूकोज बना लो, एक और बीटा डी ग्लूकोज बना लो लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या जाएगा OHH, सेकंड कार्बन पे HOH, ठीक है, क्योंकि ये बीटा है ना इसीलिए OHH से शुरू हुआ। थर्ड उल्टा ही होता है OHH, फोर्थ सॉरी मैं फिफ्थ नहीं, फोर्थ कार्बन, ये जो कन्फिग्रेशन चेंज होता है फोर्थ पे होता है, इसमें फोर्थ पे HOH होता है, इसमें फोर्थ पे OHH होता है, बस ये याद कर लो। और बाकी सब कुछ सेम है। कौन सा कठिन था? एक पैटर्न लगाया, पैटर्न से याद हो गया तुम्हें। क्या पैटर्न से याद हो गया तुम्हें? पैटर्न से ये याद हो गया कि बीटा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी ग्लैक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल वैसा होता है, केवल फोर्थ पे चेंज होगा। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, यहां से जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे वैसे ही देखो ये ओ लिंकेज के थ्रू जुड़ जाएगा। देखो यही तो स्ट्रक्चर को बना कि नहीं बना लैक्टोज, कहीं कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस किए आना नहीं है आपको अगली क्लास में। ये आपका होमवर्क है, आप कल के दिन केवल ये बायोमॉलिक्यूल रिवाइज करिएगा और बाकी जो पढ़ा रहा हूँ तो रिवाइज करोगे। तो ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, एक नंबर में क्वेश्चन आता है ऐसे कि बताओ जरा कि अगर हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या देगा? तो जिससे बना है वही तो देगा, ये बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज देगा, खत्म। ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे, बताओ क्या मिलेगा? 4 ऑप्शन दे रखा है, तो 4 ऑप्शन में सीधे किस पे टिक करोगे? बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लैक्टोज, जिससे मिलके बना है उसी में तो टूटेगा वो, तो यही वो हाइड्रोलिसिस बाद बनेंगे प्रोडक्ट। देखो किताबों में एक्चुअली जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर है ये सबसे पहले दिया होता है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इसको लास्ट में रखा है। ये एक्चुअली में 3D में कुछ ऐसे होते हैं, देखो मैं 3D में विजुलाइज कराना चाह रहा था लेकिन मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये 3D में कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो ब्लैक वाले हैं वो कार्बन है, रेड वाले हैं ऑक्सीजन है, जो व्हाइट वाले हैं दैट इज हाइड्रोजन। आप चेक कर सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग आपको आइडिया लगेगा कि कुछ ऐसे। एक मालिक्यूल देखो बीच में, देखो ये बीच वाले ऑक्सीजन से जुड़ा है, मैं बीच, ये बीच वाला ऑक्सीजन जो आया था, ये बीच वाले ऑक्सीजन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, दो, एक इधर हिस्सा एक इधर हिस्सा। अब कैसे जुड़े हैं? एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज है। अब ये प्रॉब्लम क्यों करता है ज्यादा सर, ये प्रॉब्लम क्यों करता है? देखो अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर सही से बने नहीं किताबों में। जैसे मैं ये बात करूं कि ये बना होता है किससे? अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है, समझो। तो अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? HOH आ जाएगा, सेकंड पे HOH, थर्ड पे OHH, अगले पे थर्ड पे OHH पलटा होता है, फोर्थ पे HOH, अगले पे, ये तो सही है, ओके। अल्फा डी ग्लूकोज पास हो गया। अब ये है बीटा डी फ्रक्टोज, तो अगर ये बीटा डी फ्रक्टोज था तो स्ट्रक्चर तुम देख नहीं रहे, उल्टा गलत नहीं लग रहा तुम्हें? फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है बीटा डी फ्रक्टोज में? बीटा डी फ्रक्टोज में फर्स्ट कार्बन पे होता है OHCH2OH। अगर तुम्हें याद होगा बहुत अच्छे से, ये पैरानोज स्ट्रक्चर बनता था, तुम जाके चेक कर लेना, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे OH आता था, बीटा की मैं बात कर रहा हूँ, अल्फा की नहीं बात कर रहा हूँ, बीटा डी। देखो मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ये देखो, ये बीटा डी फ्रक्टोज, ये देखो फर्स्ट पे OH फिर नीचे CH2OH होता था। तो जब स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर में भी मैच नहीं कर पा रहा। अगर ये फर्स्ट है, अगर ये फर्स्ट भी है तो देखो ये ऊपर कैसे चला गया, ये थोड़ा मैचिंग नहीं करता है। तो जब ये मैचिंग नहीं करता है तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे याद करें सर? तो मैंने देखो नीचे जो इमेज रखी है वो मैंने NCERT की इमेज रखी है। कई किताबों में उन्होंने चीजों को सही कर लिया है, रेफरेंस मैंने NCERT बुक में, और कई में सही नहीं किया है, तो मैं जो बुक है उसके अकॉर्डिंग मैच करवा दे रहा हूं। अब बुक में मैच कैसे करवाएंगे, देखो समझो, मैं मैच करवाता हूं। देखो ये बनाया मैंने अल्फा डी ग्लूकोज, थोड़ा सा जरा समझिए, ये मैंने बनाया अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज बनाने में तो कोई शर्म है ही नहीं, ना कोई कठिनाई है। HOH, ठीक, सेकंड भी HOH अल्फा डी ग्लूकोज में। अगला जो होता है दैट इज थर्ड उल्टा होता है OHH, फोर्थ जो होता है वो HOH आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा CH2OH। अब बीटा डी फ्रक्टोज जैसे हम बनाते थे पहले, बीटा डी फ्रक्टोज पहले हम नॉर्मल जो हमने याद किया है बीटा डी फ्रक्टोज, पहले उसको बनाओ। जो बीटा डी फ्रक्टोज हम बनाते थे वो ये था, OH CH2OH, थर्ड कार्बन पलटा होता है OHH, नेक्स्ट क्या होता है HOH, अगला क्या होता है CH2OH और H, ये होता है। लेकिन जो इन्होंने बनाया है ये दूर दूर तक मैच नहीं करता है। अब क्यों नहीं मैच करता है मैं इसको बताता हूं, समझो। इसको तुम ऐसे याद करोगे, जो इन्होंने बनाया, जो मैं जो बोला हूं उसको वैसे याद करोगे, तब तो तुम NCERT से मैच करा पाओगे। और ये क्यों मैच कराना सर, हम वैसे बना दें, नॉर्मल बना के जोड़ दें तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई सारे टीचर कॉपी ऐसी भी चेक करते हैं जिनको नहीं पता होता, वो मैच कराते सेम टू सेम मैच किया तो नंबर देंगे, नहीं मैच के नहीं नंबर देंगे, क्या फर्क पड़ता है आपसे?
इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको आदत डालो जो एनसीईआरटी बना है बिल्कुल वैसा बनाने की। टेक्निकल एरर है, मैं बता रहा हूँ कहाँ एरर है। अब इसमें इन्होंने किया क्या है, इन्होंने पहले इसको पलटा है ऐसे, इसको इन्होंने ऐसे पलटा है, ठीक समझो, मतलब ऐसे करके इस तरह पलट दिया है। जब हम पलटेंगे सर तब भी तो मैच नहीं करा, देखो तब क्या आ जाएगा, तभी आ जाएगा। देखो अगर हम पलट दें आपके कहने पे और हम ऐसे पलट दें तो जो OH इधर था वो OH इधर आके क्या हो जाएगा, CH2OH, ठीक, और इधर वाली चीज इधर चली जाएगी, ये CH2OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, बाकी भी चीजें पलट जाएंगी, OH इधर आ जाएगा और HOH इधर चला जाएगा और बीच में O। हमने पलटा भी तब भी तो सर नहीं वो कहानी बनी हमारी बात। एक काम और किया गया उसने, इन्होंने एक काम इसमें और किया है कि इसको मतलब जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, सॉरी, अगर वो चीज याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसको यहां से पलट दीजिए, इसको यहां से पलट दीजिए ऐसे, या नीचे से ऊपर पलट दीजिए। अब जब पलटोगे तब जो स्ट्रक्चर बनेगा तब देखो बिल्कुल वैसा ही बनेगा। कैसे, अब जब तुमने इसको नीचे से उल्टा पलटा, उल्टा पलटने का मॉलिक्यूल को पलटना है, ये रिंग को नहीं, तो ऊपर तुम बना दीजिए HCH2OH, ऊपर बना दीजिए देखो HCH2OH, इसको पलटा देखो क्या आ गया OHH, ठीक, इसको पलटा तो देखो क्या आ गया HOH, अब मैच कर रहा होगा देख रहे होगे, और इसको पलटा तो देखो क्या आ गया CH2OH और यहां पर क्या आ गया H। अब कुछ नहीं हुआ, अब होने में क्या है कि बस यहां से क्या निकला है, वाटर मॉलिक्यूल चला गया। वाटर मॉलिक्यूल का मतलब इतना, दिस वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, जैसे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से दो जुड़ गया। देखो ये स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही है। तो सुक्रोज वाले स्ट्रक्चर को सर की बात को ध्यान में रखते हुए तब बनाना, और बहुत कठिन भी नहीं है कि इतना क्या बता दिया, ये भी नहीं है। ग्लूकोज का नॉर्मल बनाओ, फ्रक्टोज का नॉर्मल बनाओ, और अगर नहीं को समझ में आ रहा तो फ्रक्टोज का नॉर्मल बना करके तुम बस निकाल के कैसे भी बना दो, काम चल जाएगा। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग बनाना है तो फ्रक्टोज बनाओ, बीटा डी फ्रक्टोज बनाओ, और बीटा डी फ्रक्टोज बना के पहले ऐसे पलटो और फिर नीचे से पलट दो, जैसे बनाओगे बुक वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, और फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू वाटर निकालोगे, सुक्रोज का स्ट्रक्चर आ गया, खत्म। तो देखो आपके डाइसेक्राइड सारे कंप्लीट हुए। 3 डाइसेक्राइड आपके सिलेबस में है। पहला है माल्टोज, माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, वो अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है। सेकंड है लैक्टोज, वो किससे बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज। थर्ड है सुक्रोज, वो किससे मिलकर बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज उल्टा वाला बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक। अब प्रैक्टिस डाइसेक्राइड की अपने आप करिएगा, ठीक, ये प्रैक्टिस वाला पार्ट था, वैसे मैं यहाँ प्रैक्टिस कराता, लेकिन अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस मैं हल्का सा बता दूं कि हमने आपको जो जो याद कराए हैं, देखो पहले हमने याद कराया है माल्टोज, ठीक है, पहले हमने आपको याद कराया है माल्टोज। माल्टोज किससे बनते हैं, माल्टोज बनते हैं अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज से बनते हैं, ठीक है। और कहाँ पे अटैचिंग होती है, C1C4 पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। माल्टोज के बाद अगले पे आ जाओ, दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज पे आ जाओगे तो एक होता है अल्फा डी फ्रक्टोज, सॉरी बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, एक बीटा नहीं फ्रक्टोज, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था, फ्रक्टोज कहाँ से जाएगा, ग्लूकोज। यहाँ पर देखो ये जो बना होता है कौन, ये जो बना होता है लैक्टोज, वो ग्लूकोज से ही बना होता है, वही दिमाग से निकल रहा था। बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लैक्टोज से बना होता है, ग्लैक्टोज से बना होता है। और यहाँ पर भी C1C4 पे ही लिंकेज, लिंकेज और C1C4 का लिंकेज का क्या मतलब होता है, तुम ये देखो लिंकेज का मतलब क्या होता है, ये चौथे कार्बन पे एक का और दूसरे के फर्स्ट कार्बन पे, इसमें भी देखो पहले एक कार्बन पे और दूसरे के फोर्थ कार्बन पे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1C4 पे ही मैक्सिमम देखने मिलेगा। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका पहला कार्बन, इसमें इसका पहला कार्बन, और इसमें इसका कार्बन, इसमें C1C2 पे लिंकेज रहता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, ये मतलब चीजें आपको इंप्रूव करना पड़ेगा कि एक C1C2 है, बाकी C1C4 है। तो ये कौन हो गया लास्ट वाला जिसको हमने बताया था, बस 10 मिनट बताओ। एक हमने बताया था माल्टोज, लैक्टोज एंड लास्ट में बताया सुक्रोज। सुक्रोज किससे बना होता है, ये बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज से, ग्लूकोज से एंड बीटा डी फ्रक्टोज से, और ये भी कैसा C1C2 पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। तो जो कॉन्सेप्ट याद रखोगे ना तो फिर से स्ट्रक्चर भी बना ले जाओगे और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द लास्ट वन दैट इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में याद नहीं करना है, खाली समझा दे रहा हूं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं, नो नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर कभी नहीं आए हैं। अब देखो मैंने पहले बोला था कि पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड वो एल्डिहाइड एंड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं,
जिनकी जब हाइड्रोलिसिस करो तो n नंबर ऑफ सिंपल ग्लूकोज में या सिंपल मोनोसेक्राइड में टूट जाते हैं। जो पहला है दैट इज स्टार्च। स्टार्च जो कि प्लांट में एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल का काम करता है। इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, मतलब जितने भी बने हैं सब अल्फा डी ग्लूकोज से बने हैं। लेकिन स्टार्च के दो हिस्से होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टार्च दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये भी पूछता है कि दो कंपोनेंट के नाम बताओ, एक का नाम है एमाइलोज, एक का नाम है एमाइलोज और एक का नाम है एमाइलोप्लैक्टिन। सर ये दोनों चीज हैं क्या? मतलब स्टार्च जो होगा, स्टार्च में दोनों होंगे, एमाइलोज भी होगा एमाइलोप्लैक्टिन भी होगा, एमाइलोज भी होगा एमाइलोप्लैक्टिन भी होगा, और वो आपस में जुड़े होंगे, वो आपस में जुड़े होंगे। और ये दोनों आपस में कैसे जुड़े होते हैं? C1C4 पे। वो आपस में जुड़े होते हैं किस पे? C1C4 पे। C1C4 पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं। अब बनाओगे कैसे? देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, बना के देख लेना, बिल्कुल कठिन नहीं है। मतलब तुम ये सोचो नहीं सर कोई कठिन है, तो कोई यहाँ बना दिया हूं मैं अल्फा डी ग्लूकोज। HOH होता था और लास्ट वाले पे भी HOH होता था, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो देखो ये एक अल्फा डी ग्लूकोज, फिर अल्फा डी ग्लूकोज, फिर अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ते चले जाओ, एमाइलोज बन जाएगा। तो देखो एमाइलोज ये है। ऐसे एक नॉर्मल चेन, लीनियर चेन होती है। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, C1C4 पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करो, सीधे बन जाएगा एमाइलोज। एमाइलोप्लेक्टिन पे आएंगे तो एक अल्फा डी ग्लूकोज की चेन, एक अल्फा डी ग्लूकोज की चेन और दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज की चेन। ये दो अल्फा डी ग्लूकोज की चेन होंगी और दोनों के बीच में क्या होगा? C1C6 पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। या यहाँ का C1 और किसी एक का C6। यहाँ पर होता क्या था? CH2OH होता था, वाटर मॉलिक्यूल CH2OH होता था ना, और यहाँ पे HOH होता था, अगर याद करो ध्यान से। तो इन्हीं में से देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है और बीच में ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो C1C6 पे जुड़ जाएगा। मतलब दो अल्फा डी ग्लूकोज की चेन अगर आपस में C1C6 पे जुड़े तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एमाइलोप्लेक्टिन। इसको बोलते हैं क्या है? एमाइलोप्लेक्टिन। और स्टार्च में दोनों होते हैं, ये नहीं कि एक होगा। नॉर्मल एमाइलोज की चेन भी होंगी, एमाइलोप्लेक्टिन की भी चेन होंगी, और उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? स्टार्च बनता है। स्टार्च में अगर तुम देखोगे तो लॉन्ग कई सारी चेन होती हैं एमाइलोज की और कई सारी एमाइलोप्लेक्टिन की होती है। अगर तुम बिल्कुल सही से ध्यान से देखो तो तुम ऐसा समझोगे कि यहां पर दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, एमाइलोज भी मिलेगा, एमाइलोप्लेक्टिन भी मिलेगा। ठीक। एमाइलोज जो होता है वो एक सॉल्युबल कंपोनेंट होता है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है, ये भी एक डिफरेंस याद रखो, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है। और लगभग ये स्टार्च का 15 से 20% है। मतलब जो नॉर्मल वाली लीनियर चेन थी वो 15 से 20% है। बाकी का जो हिस्सा होता है वो एमाइलोप्लेक्टिन होता है, उसमें एमाइलोप्लेक्टिन पड़ा होता है जो कि ब्रांच की फॉर्म। अब इतनी चीज हो जाने के बाद नेक्स्ट हिस्सा है दैट इज सेलुलोज। द नेक्स्ट पार्ट इज सेलुलोज। चले हम सेलुलोज पे आ जाते हैं। चले सेलुलोज को समझिए मेरा प्यारा बच्चा, सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज भी एक क्या होता है मेरा बच्चा? पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड का मतलब लास्ट है ये, ठीक। दिस इज आल्सो द पॉलीसेकेराइड। इसको जैसे ही मेरा प्यारा बच्चा तुम क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस कराओगे तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में टूटेगा। ये भी बिल्कुल वही है, ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। इसमें अनब्रांचिंग होती ही नहीं, इसमें सब मतलब ब्रांचिंग होती नहीं, अनब्रांचिंग नहीं, ब्रांचिंग होती नहीं। ये अनब्रांच एक लीनियर चेन होता है, लीनियर चेन। चलिए तो ब्रांचिंग जैसा दिख रहा है, नहीं, वो बस ऐसे है लेकिन लीनियर ही है। दिस इज लाइक दिस, लाइक दिस। और इसमें बीटा डी ग्लूकोज, इसमें जितने भी बीटा ग्लूकोज हैं केवल बीटा डी ग्लूकोज को जोड़ते जाओ। टेक ऑल द बीटा डी ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज लो और बीटा डी ग्लूकोज लो, बीटा डी ग्लूकोज लो और बीटा डी ग्लूकोज लेते जाओ, और हर बीटा डी ग्लूकोज को C1C4 पे कनेक्ट करते जाओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। अब मैं बता चुका हूं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है कैसे? वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के। मैं बता भी दे रहा हूं C1C4 पे। C1 बीटा है ना, तो बीटा पे क्या रहेगा? यहाँ पर OH रहेगा। मैं बताता हूँ, देखो समझ में आ जाएगा तुरंत। ये बीटा है तो बीटा पे अगर देखो तो यहाँ पर क्या रहता था? HOH रहता था, और ये वाला बीटा है तो यहाँ पर OHH रहता था। अगर स्ट्रक्चर देखो तो बीटा डी ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये इसका कौन सा कार्बन होता था? ये इसका कार्बन होता था 4th, और ये इसका कौन सा कार्बन होता था? 1st, बीटा वाले का। और इसी में से देखो इन दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल निकालो, जैसे देखो निकालोगे जुड़ गया, देखो बीटा लिंकेज के थ्रू। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं इसको। तो सेलुलोज किससे मिलकर बनता है? सेलुलोज अगर कोई पूछे कि सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा? तो सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस से बीटा डी ग्लूकोज मिलेंगे, बहुत सारे, हजारों लाखों। और अगर माना स्टार्च की तुम हाइड्रोलिसिस कराओ तो तुम्हें अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे। मतलब तुम याद रखो, दो मैंने पॉलीसेकेराइड पढ़ाए, एक स्टार्च और एक आपका दैट इज सेलुलोज। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट।
कुछ भी कठिन नहीं था। मैंने स्ट्रक्चर से लेके शुरू से लेके कार्बोहाइड्रेट की कहानी से बिल्कुल शुरुआत से आपको सारी एक एक छोटी छोटी बात सिखाई है। लेकिन आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, रिवाइज करो कंटेंट, आपको सारी चीजें पता हो जाएंगी।